नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेके आए एक और धमाकेदार क्लास। जी हां, जैसा कि आपको पता है कि हम हीमेटोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे और नॉर्मल जो वैल्यूज़ क्या होती है, ब्लड के कंपोजिशंस क्या होते हैं, कोएगुलेशन क्या होता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है और डायग्नोस्टिक टेस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से होते हैं, उसको हमने प्रीवियस क्लासेज के अंदर पढ़ा। और उसी कड़ी के अंदर आज हम हीमेटोलॉजी डिसऑर्डर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो डिसऑर्डर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो है एनीमियाज। तो हम एनीमिया, डिफरेंट टाइप के एनीमिया, जिसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसके अलावा आपका जो है पर्निशियस एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इस तरीके से अलग अलग वेराइटी ऑफ एनीमिया जो है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एनीमिया क्या होता है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसके बारे में हम यहाँ पे आज जिक्र करने वाले हैं। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, आयरन कैसे अपनी बॉडी में जाता है, कैसे आयरन यूटिलाइज होता है, कैसे आयरन जो है वो अपनी बॉडी के लिए ज़रूरी है और उसकी वजह से, उसकी कमी की वजह से कैसे एनीमिया होता है, इन सभी चीज़ों को आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। तो गुड इवनिंग टू ऑल, सभी लोगों का स्वागत। शुरुआत करते हैं बेहतरीन सेशन की धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ में। और आज के इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस को, चारों ऑप्शन को, और अपना बेस्ट जवाब देने की कोशिश करिएगा। पहला यहाँ पे लिखा है, एनीमिया इज ए कॉमन कंडीशन, व्हाट हैपन व्हेन ए पर्सन हैज एनीमिया। एनीमिया किसी भी आदमी में कॉमन कंडीशन है। आप कई बार ये सुनते हैं कि इसको एनीमिया हो गया, एनीमिया हो गया। तो एनीमिया में क्या होता है, ये सबसे पहले एक इजी क्वेश्चन के साथ में हम शुरू करते हैं। और यहां पे भी लिखा है द बॉडी प्रोड्यूस टू मच आयरन। दूसरा लिखा हुआ है द ब्लड डज नॉट हैव इनफ रेड ब्लड सेल। तीसरा लिखा हुआ है द ब्लड बिकम थिक। और लास्ट लिखा हुआ है टू मैनी व्हाइट ब्लड सेल आर प्रोड्यूस। व्हाट इज एनीमिया, जो आप लिखिएगा। सभी लोगों को अपना बेस्ट आंसर लिखना है कि एनीमिया क्या होता है, व्हाट इज एनीमिया। बहुत अच्छे। और यहां पे एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल के ब्लड में रेड ब्लड सेल, याद रखिएगा हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की बात की। और जो आरबीसी है, आरबीसी जो है जिसका डायमीटर 7.2 माइक्रोन होता है, और इस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन भरा हुआ रहता है ना। 7.2 माइक्रोन की आरबीसी में 30 पिकोग्राम जो हीमोग्लोबिन भरा रहता है। इस आरबीसी की कमी होना, और बेसिकली जब ये कम होगी तो हीमोग्लोबिन भी क्या होगा, कम होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें रहती है। आरबीसी, इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, और ये हीमोग्लोबिन हम सबको पता है कि ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होता है। एडल्ट हीमोग्लोबिन जो है इसकी बाइंडिंग किसके साथ में रहती है, ऑक्सीजन के साथ में। और ये ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होके बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है। मतलब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन जिस फॉर्म में कैरी होती है वो फॉर्म कौन सी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये बॉडी के हर एक सेल और टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। तो हमारी बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी का कम होना बेसिकली एनीमिया है। एग्जैक्ट डेफिनेशन है डिक्रीज O2 कैरिंग कैपेसिटी। और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम कब हो जाएगी, जब ब्लड में ऑक्सीजन ले जाने वाले जो ये दोनों भाई साहब है, हीमोग्लोबिन और वो किस में पाया जाता है, आरबीसी में, ये कम हो जाए। तो या तो हीमोग्लोबिन कम हो जाए या पूरी आरबीसी कम हो जाए। और यहां पे बिल्कुल लिखा हुआ है द ब्लड डज नॉट हैव इनफ रेड ब्लड सेल। पहला लिखा हुआ द बॉडी प्रोड्यूस टू मच आयरन। तो ज्यादा आयरन प्रोड्यूस होगा तो एनीमिया नहीं हो सकता। और आयरन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता है, आयरन को तो बाहर से इंटेक करना पड़ता है, बॉडी में बनता नहीं है। और एक लिखा हुआ है द ब्लड बिकम थिक। तो एनीमिया ब्लड का गाढ़ा होना नहीं कहलाता है और डब्ल्यूबीसी से संबंधित नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, बी। आरबीसी का ब्लड में कमी होना, हीमोग्लोबिन का कम होना क्या कहलाता है, एनीमिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया। एनीमिया होने का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहता है। पहला ऑप्शन है टू लिटिल स्लीप, बहुत कम सोने की वजह से एनीमिया होता है। टू मच शुगर, बहुत ज्यादा मीठा खाने से एनीमिया होता है। टू लिटिल आयरन इन द ब्लड, ब्लड में आयरन बहुत कम होने से होता है। और एक्सपोजर टू एक्सरे रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन के एक्सपोजर से होता है। अब आप कहोगे सर इतना इजी क्वेश्चन है, ये तो हमें पता है। तो इस तरीके के सवाल आपको प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं।
तो जो सवाल आया हुआ है उसकी इज्जत करिएगा, और अगर आपको इसका जवाब आता है इसका मतलब आपको कुछ कंसेप्ट तो बने हुए हैं। बाकी वाले जो बच रहे हैं और जो आगे सवाल बनेंगे उसके बारे में आज कंसेप्ट हम पूरे के पूरे बना देंगे। तो यहां पे करेक्ट आंसर है टू लिटिल आयरन इन ब्लड। जब ब्लड में आयरन बहुत कम हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, और हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो एनीमिया हो जाएगा। तो एनीमिया होने का बड़ा कारण है ब्लड में आयरन की कमी होना, क्योंकि आयरन ही हीमोग्लोबिन बनाता है। कैसे बनाता है अभी बात करेंगे हम। अगला है विच ऑफ दीज ग्रुप, इनमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है जो सबसे ज्यादा एनीमिया होने की रिस्क पे है। मोस्ट कॉमनली किस ग्रुप के अंदर एनीमिया ज्यादा होता है। पहला लिखा हुआ है मैन के अंदर, दूसरा है वुमन के अंदर, तीसरा है टीन एज के अंदर, और चौथा है ओल्डर एडल्ट के अंदर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आया हुआ सवाल है, और ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पे एज ग्रुप बड़े स्पेसिफिक करके दिए हुए हैं कि ऐसा कौन सा एज ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है जो मोस्ट लाइकली टू हैव एनीमिया, जिसको एनीमिया सबसे ज्यादा होने की संभावना होती है। सभी लोगों को अपना बेस्ट जवाब लिखना है, और जिस तरीके से एग्जाम में ये क्वेश्चन आया और कई सारे लोगों ने जम के जवाब दिया इस क्वेश्चन का कि साहब इसका जवाब है वुमन, जो कि गलत जवाब होता है। याद रखिएगा मैन और वुमन दो कैटेगरी ये लिखी हुई है, तीसरी कैटेगरी है टीनेजर। यहां पे मैन भी आते हैं और वुमन भी आते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक कैटेगरी दी है टीन एज। कौन सी एज? टीन एज 13, 14, 15, 16, 17। टीन एज की गर्ल्स जो है उनको तो सबसे ज्यादा रिस्क है ही है, मैन को भी रिस्क होती है एनीमिया होने की, और ये उम्र सबसे ज्यादा मोस्ट रिस्क पे होती है क्योंकि ये ग्रोइंग एज होती है, डिमांड बहुत ज्यादा होती है और उतनी आयरन की सप्लाई नहीं होती है, इनटेक कम होता है, पिज्जा ज्यादा खाते हैं, ग्रीन लिपी वेजिटेबल कम खाते हैं, ग्रोइंग एज है, ज्यादा डिमांड है, लेस इनटेक है, और यहां से शुरुआत होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। इसलिए सबसे ज्यादा एनीमिया जिस एज ग्रुप को होता है वो टीन एज है। मैंने बोला था ना कि सवाल एग्जाम में आया हुआ है, सवाल स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक है इसलिए होता है क्योंकि गलत जवाब ज्यादा दिए सवाल के, और ऐसा आज भी आपके साथ हो रहा है और एग्जाम में भी ऐसे ही होता है। इस तरीके के जो गलत कंसेप्ट हमारे दिमाग में चल रहे हैं उन्हीं को सुधारना हमारा पर्पज है इस पूरे सेशन का, और जब जब भी हम क्लास को इस तरीके से कंडक्ट करेंगे डेफिनेटली आपका एक सुनहरा भविष्य वहां पे बनेगा। और उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज की हमेशा यही अप्रोच है कि आपकी सफलता तक, आपके सिलेक्शन तक आपको मेहनत करवाता रहे। तो यहां पे करेक्ट आंसर है टीनेज, मैन, वुमन या ओल्डर एडल्ट यहां पे जवाब नहीं बनेगा, सी यहां पे करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, हाउ डज एनीमिया अफेक्ट द बॉडी। एनीमिया बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है। पहला ऑप्शन यहां पे लिखा हुआ है ब्लड डज नॉट डिलीवर इनफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, दूसरा लिखा हुआ है ब्लड बिकम थिन, तीसरा लिखा हुआ है टिश्यू रिटेन फ्लूइड, और चौथा लिखा हुआ है कि नन ऑफ द अबव। विच इज द करेक्ट वन? क्या आंसर होना चाहिए? सभी लोगों को अपना बेस्ट जवाब लिखना है कि हाउ डज एनीमिया अफेक्ट द बॉडी। एनीमिया हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट करेगा। अब हमने बोला कि एनीमिया का मतलब है कि ब्लड में आरबीसी कम होना, और आरबीसी कम होगी तो ब्लड में ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। अब जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या होगा वहां पे? डेफिनेटली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी सर? कम। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है भाई, सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब लिखा। थिन ब्लड नहीं होता है, फ्लूइड रिटेन नहीं करता है, ये जवाब नहीं बनेंगे। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम हो जानी एनीमिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एनीमिया इंक्लूड एक्सेप्ट। एनीमिया का क्लिनिकल साइन से संबंधित क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब लिखिएगा। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन का कम होना, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है फैटिग, तीसरा लिखा हुआ है हाइपर एक्टिविटी, और चौथा लिखा हुआ है लैसीट्यूड। व्हाट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एनीमिया एक्सेप्ट वन। सभी लोगों को अपना बेस्ट जवाब लिखना है, क्या आंसर होना चाहिए? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दैट इज रिलेटेड टू द एनीमिया। ए नहीं होगा मेरे दोस्त, एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, पढ़ो तो सही ढंग से। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है तो तीन चीजें सही है। अब हीमोग्लोबिन लो होगा ये बात सही है, लेकिन बाकी चीजें भी तो पढ़ो, और भी ऑप्शन में है, इसलिए ए आंसर नहीं है यहां पे। ये कम होगा एनीमिया का साइन है, बिल्कुल है। एनीमिया में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से थकान होती है, फैटिग और थकान, किसी भी काम को करने की इच्छा नहीं होना, ये हीमोग्लोबिन के कम होने, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के कम होने की वजह से होता है। तो फैटिग यहां पे अपना आप हो गया। और लेजीट्यूड का मतलब होता है लेजीनेस, पड़े रहना पूरे दिन, है ना,
पूरे दिन पड़े रहना, क्योंकि उठने की क्षमता नहीं है, हिम्मत नहीं हो रही है। जैसी एग्जर्शन करते हैं थकान होती है, तकलीफ होती है, उठने में भी तकलीफ होती है, और इस तरीके से आदमी लेस एक्टिव हो जाता है, और लेस एक्टिव को हाइपो एक्टिविटी कहते हैं, हाइपर एक्टिविटी नहीं कहते हैं। इसलिए सी यहाँ पे आंसर बनेगा। एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, यहाँ पे इंडिविजुअल में एक्टिविटी हाइपो देखने को मिलेगी, वो कम एक्टिव हो जाएगा और वो किसी भी कार्य को धीरे धीरे करेगा, जल्दीबाजी से नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? सी। क्लियर हो गया? बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेप्स ऑफ आयरन मेटाबॉलिज्म एक्सेप्ट वन। अब याद रखिएगा कि आयरन जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज है, और आयरन जो है, उस आयरन की कमी से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। अभी तक तो हमने समझा कि एनीमिया क्या होते हैं, तो आई होप कि आपको एनीमिया समझ में आ गया कि एनीमिया कैसे होता है, किस उम्र में ज्यादा होता है। एनीमिया में बेसिकली होता है क्या है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होने को एनीमिया कहते हैं। अब एनीमिया में पहला जो एनीमिया हमारा है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो होता है, ये यहां पे स्टेप दिए हुए हैं, आयरन के मेटाबॉलिज्म के स्टेप दिए हुए हैं। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है इनटेक ऑफ आयरन, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है आयरन एब्जॉर्प्शन, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है स्टोरेज ऑफ आयरन। 4 ऑप्शन यहां पे लिखे हुए हैं। यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा ये जीआईटी और हम जब भी हमारी बॉडी में आयरन चाहिए तो बेसिकली क्या करना पड़ता है कि आयरन को इनटेक करना पड़ता है बाहर से। मतलब सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें आयरन को क्या करना पड़ता है, इनटेक करना पड़ता है, बाहर से आयरन को डाइट के अंदर लेना पड़ता है। तो हमने बाहर से आयरन को डाइट के अंदर लिया, बाहर से आयरन को डाइट के अंदर लिया। हाँ बिल्कुल, सभी लोगों ने अपना अपना बेस्ट जवाब लिखा है। अब समझ भी लीजिएगा इसको कि होता क्या है। आपने बाहर से आयरन को डाइट में लिया, आयरन जीआई सिस्टम में जाएगा, जाने के बाद में आयरन का वहां पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा? आयरन का वहां पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। जीआई सिस्टम में आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा, डाइटरी फॉर्म को एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा और आयरन वहां पे एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद में वो आयरन वहां पे यूटिलाइज होगा, क्योंकि अंदर जा रहा है काम करने के लिए। और काम क्या होगा कि वो आयरन हीमोग्लोबिन बनाएगा। हीमोग्लोबिन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आयरन ही तो है। आयरन जरूरी क्यों है? हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। तो आयरन जाके क्या बनाएगा, हीमोग्लोबिन बनाएगा। आयरन यूटिलाइज हुआ। अब आप कह रहे हो कि यूटिलाइज उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस में नहीं है, तो फिर आयरन क्यों लिया हमने जो यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है? तो यूटिलाइज होगा, और फिर आयरन अगर ज्यादा चला गया है तो उस आयरन को क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। तो आयरन के मेटाबॉलिज्म के चारों ही स्टेप होते हैं। हमने एक्सेप्ट का क्वेश्चन दिया था इसलिए ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन होवे कि आप इसमें से कुछ चूज करेंगे। इसका मतलब आपके पास में पक्का अभी तक आयरन के मेटाबॉलिज्म का स्टेप नहीं पता है। 4 स्टेप होते हैं आयरन के मेटाबॉलिज्म के। आयरन को बाहर से लिया जाएगा, आयरन को एब्जॉर्ब किया जाएगा, आयरन को बॉडी में यूटिलाइज किया जाएगा, और आयरन को क्या कर दिया जाएगा, स्टोर। तो इस सवाल का जवाब क्या जाता है, ई जाता है, ऑल ऑफ दी अबव। क्या जाता है, ऑल ऑफ दी अबव। याद रखिएगा, ई वाले सवाल ध्यान रखो। जब भी मैं ई वाले सवाल पूछता हूं तो आपको पहचान लेना कि कहानी थोड़ी बदली हुई है यहां पे। तो यहां पे चारों ही तरीके हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेजर फॉर्म ऑफ आयरन इन बॉडी। अब आपने आयरन को बाहर से इनटेक कर दिया। इनटेक करने के बाद में आयरन आपकी बॉडी में गया। बॉडी में जाने के बाद में आयरन की मेजर फॉर्म कौन सी होती है? पहला ऑप्शन यहां पे लिखा हुआ है फंक्शनल फॉर्म, दूसरा लिखा हुआ है एनाटॉमिकल फॉर्म, तीसरा लिखा हुआ है स्टोरेज फॉर्म, और चौथा लिखा हुआ है एलिमेंटल फॉर्म। 4 फॉर्म यहां पे लिखी हुई है। और आयरन को आपने बाहर से लिया, तो बॉडी में जब आयरन जाता है तो आयरन की कौन सी फॉर्म मेजर फॉर्म होती है आयरन की? 4 ऑप्शन है, फंक्शनल, एनाटॉमिकल, स्टोरेज और एलिमेंटल। विच इज द करेक्ट वन? जवाब लिखिएगा, कौन सी फॉर्म मेजर फॉर्म है आयरन की? कुछ लोगों ने जवाब ए लिखा है, कुछ लोगों ने जवाब सी लिखा है। देखो, आयरन को जब आप इनटेक करते हो बॉडी में, तो अंदर बॉडी में जाने के बाद में आयरन 2 फॉर्म में होता है। बॉडी में जाने के बाद आयरन 2 फॉर्म में होता है। एक तो वो आयरन जो काम करे, उस फॉर्म को कहते हैं फंक्शनल फॉर्म। कौन सी फॉर्म कहते हैं? फंक्शनल फॉर्म। वो फॉर्म जो बॉडी में काम करती है उसको फंक्शनल फॉर्म कहते हैं। अरे मेरे दोस्त, एलिमेंटल फॉर्म ये तो गलत है ना, डी तो बिल्कुल खोटा है।
और ये जो एनाटॉमिकल फॉर्म है ये कोई फॉर्म नहीं होती है। बी और डी में तो कंफ्यूजन होना ही नहीं, ये तो होते ही नहीं है आयरन की कोई फॉर्म बॉडी के अंदर। हम अभी एलिमेंटल आयरन अलग है, एलिमेंटल फॉर्म नहीं होती है, एलिमेंटल आयरन बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहां पे हमने बोला है दो फॉर्म होती है, एक फंक्शनल फॉर्म होती है और दूसरी कौन सी फॉर्म होती है, स्टोरेज फॉर्म होती है। जितना भी आयरन हम बॉडी के अंदर लेते हैं, अंदर इंटेक करते हैं, उस आयरन में 80% फॉर्म आयरन की होती है फंक्शनल फॉर्म, 80% तो कौन सी फॉर्म होती है, फंक्शनल, और 20% कौन सी फॉर्म होती है, स्टोरेज। मतलब हम जितना आयरन लेंगे, उस आयरन को लेने के बाद में हमारी बॉडी में जो आयरन पड़ा हुआ है उसमें 80% आयरन तो लगातार काम कर रहा है, क्योंकि आयरन किसके अंदर है, हीमोग्लोबिन में, और हीमोग्लोबिन स्टोर थोड़ी रहता है, वो तो लगातार काम करता रहता है। तो 80% आयरन तो फंक्शनल फॉर्म में रहता है, लगातार काम करता रहता है, और 20% आयरन जो है वो स्टोरेज फॉर्म के अंदर होता है। इसलिए जब एनीमिया होता है तो हमारे पास हमें बहुत ज़्यादा उसको अच्छे से ट्रीट करने की जरूरत होती है, बिकॉज फंक्शनल फॉर्म ऑफ आयरन कम हो गया है, 80% काम कर रहा था तो काम रुक जाता है बॉडी का, बॉडी में बहुत ज़्यादा सिम्टम आने लग जाते हैं। तो 80% आयरन कौन सा होता है, फंक्शनल फॉर्म आयरन होता है, और रेशियो कितना बन गया, 80-20। बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ए, दैट इज फंक्शनल फॉर्म ऑफ आयरन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शनल फॉर्म ऑफ आयरन। अब हमने दो फॉर्म बना दी, एक फॉर्म कौन सी बना दी, फंक्शनल, और दूसरी फॉर्म कौन सी बना दी, एनाटॉमिकल। एक फॉर्म बनाई फंक्शनल और दूसरी फॉर्म बनाई हमने जो है स्टोरेज। दूसरी फॉर्म कौन सी बनाई, स्टोरेज। आयरन बॉडी में दो फॉर्म में रहेगा। अब आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी फॉर्म फंक्शनल फॉर्म नहीं है, फंक्शनल फॉर्म नहीं है, यह पूछा है। पहला है हीमोग्लोबिन, दूसरा लिखा हुआ है मायोग्लोबिन, तीसरा लिखा हुआ है हीमोसिडेरिन, चौथा है साइटोक्रोम एंजाइम। याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि आयरन 80% फंक्शनल फॉर्म में रहता है, और उसका एक एग्जांपल मैंने बताया कि आयरन हीमोग्लोबिन में होता है और हीमोग्लोबिन काम करता रहता है। तो एक फॉर्म हो गई हीमोग्लोबिन फॉर्म। जिस तरीके से हीमोग्लोबिन फंक्शनल फॉर्म है, ऐसी और कौन कौन सी फॉर्म है जो आयरन की फंक्शनल फॉर्म है और कौन सी फंक्शनल फॉर्म नहीं है। सभी लोग अपना बेस्ट जवाब लिखे। बहुत अच्छे, मैक्सिमम लोगों ने डी जवाब लिखा है, मैक्सिमम लोगों ने डी जवाब लिखा है, कुछ लोगों ने बी जवाब लिखा है। याद रखें, सिंपल सा समझे, आयरन आपने बाहर से लिया, आयरन आपकी बॉडी में गया, आयरन एब्जॉर्ब हो गया, क्योंकि आयरन का पहले इंटेक करते हैं फिर आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। अब आयरन आपकी बॉडी में अवेलेबल है, काम कर रहा है। तो मेरी बॉडी में जो आयरन है वो हीमोग्लोबिन के अंदर होता है और हीम फॉर्म के अंदर होता है। हीमोग्लोबिन में आपको पता हो तो जो सेंटर में होता है हीम फॉर्म में, हीमोग्लोबिन में। मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन फॉर्म में आयरन होता है मसल के अंदर। ये जो मायोग्लोबिन फॉर्म ऑफ आयरन है ये मसल में होता है। तो जितने भी लोगों ने बी जवाब लिखा वो तो गलत है। ये फंक्शनल फॉर्म एक तो कौन सी होती है, हीमोग्लोबिन फॉर्म फंक्शनल फॉर्म है। दूसरा आयरन होता है मायोग्लोबिन में, मसल में मायोग्लोबिन फॉर्म में आयरन पाया जाता है, तो ये मसल में इसकी फॉर्म होती है। तीसरा आयरन जो होता है वो साइटोक्रोम एंजाइम के रूप में डीएनए के अंदर एंजाइम के रूप में काम में आता है। डीएनए के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आयरन की जरूरत होती है, और वो फॉर्म कौन सी होती है, साइटोक्रोम। तो डी जवाब जितने भी लोगों ने लिखा ये भी गलत है, ये भी फंक्शनल फॉर्म है। याद रखिएगा, हीमोसिडेरिन जो होती है ये आयरन की स्टोरेज फॉर्म है दोस्त, ये आयरन की फंक्शनल फॉर्म नहीं है। दो फॉर्म हमने पढ़ी, और हीमोसिडेरिन जो होती है वो आयरन की कौन सी फॉर्म होती है, स्टोरेज फॉर्म। सॉरी, हीमोसिडेरिन जो होती है वो आयरन की कौन सी फॉर्म होती है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन होता है। हीमोसिडेरिन इज द स्टोरेज फॉर्म आयरन। अच्छा, आयरन की दूसरी स्टोरेज फॉर्म जो होती है वो होती है फेरिटिन। एक फॉर्म और होती है स्टोरेज फॉर्म, वो होती है फेरिटिन, और एक फॉर्म स्टोरेज फॉर्म होती है हीमोसिडेरिन। दो फॉर्म में आयरन स्टोरेज रहता है, वन इज फेरिटिन, वन इज हीमोसिडेरिन। और स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन कितना परसेंट होता है, 20%। फंक्शनल फॉर्म ऑफ आयरन कितना होता है, 80%। और काम कैसे करता है, हीमोग्लोबिन के साथ में मसल के अंदर और डीएनए के अंदर। तो हमारी बॉडी के डीएनए को, जो सेल के डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आयरन चाहिए, और आयरन की डेफिशिएंसी में सेलुलर डिवीजन नहीं होने से ग्रोथ भी रुक जाती है, मसल में वीकनेस आ जाती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो दो फॉर्म आई थिंक आपको समझ में आ गया है। पहला कौन सा फॉर्म हो गया, फंक्शनल फॉर्म। तीन फॉर्म है, और जो आपकी स्टोरेज फॉर्म है ये दो फॉर्म है, हीमोसिडेरिन और फेरिटिन। क्लियर हो गई कहानी, बहुत ही शानदार। अगला देखिएगा, व्हाट इज द बेस्टेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। चलिए,
आयरन की दो फॉर्म हमने पढ़ दी, फंक्शनल फॉर्म और ये फॉर्म। अब अगला सवाल आपको क्या पूछा है कि आयरन जो है उसकी बेस्टेस्ट फॉर्म कौन सी है। पूरी फॉर्म बता दी, पूरी फॉर्म बता दी ना भाई, ये फॉर्म ही तो है, ये पूरी है फॉर्म। फंक्शनल आयरन 3 फॉर्म में होता है और स्टोरेज आयरन इन 2 फॉर्म में होता है। ये पूरी हो गई फॉर्म, और कोई फॉर्म नहीं है। क्लियर है? फंक्शनल फॉर्म और ये फॉर्म। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला देखो, व्हाट इज द बेस्टेस्ट सोर्स। हमने यहां पे क्या बताया? बेस्टेस्ट सोर्स बताया आयरन का। आयरन का सबसे बेस्ट सोर्स बताना है आपको। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है वेजिटेबल्स, दूसरा है प्लांट्स, तीसरा है मीट, चौथा है मिल्क। 4 तरीके हमने बताए, बेस्टेस्ट सोर्स पूछा है। क्या बात है भाई, सभी लोग ए जवाब। ये कट कॉपी पेस्ट ही चल रहा है क्या? अरे थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि ये सेशन जो है ना मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का है, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के ऊपर है, तो थोड़ा इज्जत से जवाब दे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इतना इजी तो हम सवाल बनाते ही नहीं है कि नहीं है? तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है ना। हमने इजी सवाल बताए आपको शुरुआत में, लेकिन अभी मामला थोड़ा टाइट है और थोड़ा दिमाग लगा के जवाब दे। क्या लिखा हमने यहाँ पे? बेस्टेस्ट सोर्स लिखा है। अब किसी भी डाइटरी इंटेक को, जैसे आयरन आप बाहर से ले रहे हो, तो इनको जब आप बाहर से लेते हैं तो 2 तरीके होते हैं। किसी भी आप चीज को अगर बाहर से लेते हैं उसके 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है एनिमल सोर्स और दूसरा तरीका होता है जो है प्लांट सोर्स। कौन सा तरीका? प्लांट सोर्स। एक तो होता है एनिमल सोर्स और एक होता है प्लांट सोर्स। अब प्लांट सोर्स जो होते हैं उसके अंदर कौन कौन से आते हैं? जैसे आपकी वेजिटेबल्स आती है, जैसे आपके फ्रूट्स आते हैं, जैसे आपके किसी भी तरीके के प्लांट्स आते हैं, है ना। जैसे आपका ये जो है ये सोर्स, सारे प्लांट सोर्स आ गए। एनिमल सोर्स होते हैं, उसके अंदर आपका जैसे मीट आता है, मिल्क आता है, ये एनिमल सोर्स है। समझ रहे हो? ये आयरन के सोर्स होते हैं। अब आपको इन 2 सोर्स में कंपैरिजन करना है। याद रखिएगा, आयरन जो होता है वेजिटेबल में होता है, ग्रीन लिपी वेजिटेबल में होता है, आयरन मीट में भी होता है। मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ आयरन। इसको हम क्या बोलते हैं? पुअर सोर्स। हालांकि आयरन होता है, लेकिन कैसा सोर्स है? पुअर सोर्स है आयरन का। तो ये तो भाई साहब कट गया पहले ही। और ये दोनों कौन से सोर्स है? प्लांट सोर्स है। वेजिटेबल और फ्रूट प्लांट सोर्स है। और ये कौन सा सोर्स है? मीट एनिमल सोर्स है। और एनिमल सोर्स इज ऑलवेज बेस्ट सोर्स फॉर आयरन। क्यों है अभी हम बात करेंगे, लेकिन यहां पे फिर क्या आ जाएगा? एनिमल सोर्स। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्लांट सोर्स है। आयरन होते हैं लेकिन कम होता है। बेस्टेस्ट सोर्स पूछा तो क्या रहेगा? मीट रहेगा, क्योंकि मीट कौन सा सोर्स है? एनिमल सोर्स है। और एनिमल सोर्स में आयरन जो है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। एनिमल सोर्स में आयरन जो है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इसलिए बी या सी यहां पे करेक्ट आंसर रहेगा। मीट इज द बेस्टेस्ट सोर्स। हमने बेस्टेस्ट सोर्स पूछा, समझ गए बात को? तो करेक्ट आंसर सी बनेगा, ना कि ए। क्लियर हुई कहानी की नहीं हुई? प्लांट सोर्स, थोड़ा दिमाग लगा के एग्जाम में सवाल का जवाब लिखिए कि भाई कौन से सोर्स कह रहे हैं, मेरे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, मैं मीट को क्यों एलिमिनेट कर रहा हूं। मिल्क को तो ठीक है अपन ने हटा दिया, प्लांट वेजिटेबल मीट लिखा हुआ है तो क्या सिमिलरिटी है? ये दोनों तो प्लांट सोर्स है, ये एनिमल सोर्स है। सी यहां पे करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच फॉर्म ऑफ आयरन हैव गुड एब्जॉर्प्शन रेट इन बॉडी एंड मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी। देखो 2 वर्ड हमने यहां पे लिखे। क्या वर्ड लिखा हमने? पहला लिखा है गुड एब्जॉर्प्शन रेट और दूसरा लिखा है मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी। अच्छा, गलत होने के पीछे एक समस्या और हो सकती है कि जिन लोगों ने अभी तक लाइक बटन को प्रेस करके शुरुआत नहीं की, जैसे दिन की शुरुआत बिना अगरबत्ती के करते हैं ना, तो थोड़ा मामला अलग रहता है। वैसे ही यहां पे तो लाइक बटन को प्रेस करें। आप कहोगे सर इससे क्या होता है, एक बार करके देखो। मुझे नहीं पता, लेकिन जवाब सही होने शुरू हो जाते हैं। ये एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है आपके अंदर, आपको एक विश्वास के अंदर लाता है, आपको इस क्लास से जोड़ता है, आपके अंदर जो है एक मतलब क्लास को मन से अटेंड करने की हिमाकत पैदा करता है। और ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट कहते हैं, एक एनर्जी आती है आपके अंदर, वो यहां से मिलेगी आपको। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और जवाब भी इंटरेस्टिंग है कि कौन सा आयरन गुड एब्जॉर्प्शन रेट, बॉडी और मैक्सिमम बायोअवेलेबिलिटी होती है। ऑर्गेनिक आयरन, इनऑर्गेनिक आयरन, हिम आयरन और एलिमेंटल आयरन। याद रखिएगा कि ये जो प्लांट और एनिमल सोर्स की हम अभी बात कर रहे थे, एक को हमने क्या बोला? प्लांट सोर्स बोला, और एक को हमने क्या बोला? एनिमल सोर्स बोला। आयरन के 2 ही सोर्स है। बाहर से जब आप आयरन लेंगे तो 2 सोर्स में आएंगे, प्लांट और एनिमल में।
जो प्लांट सोर्स के अंदर आयरन होता है, वो आयरन की जो फॉर्म होती है वो कौन सी फॉर्म होती है? ये होता है ऑर्गेनिक आयरन। कौन सा आयरन होता है? ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है आयरन प्लांट सोर्स के अंदर। और एनिमल सोर्स में जो आयरन होता है वो कौन सी फॉर्म होती है? हिम फॉर्म होती है। प्लांट और एनिमल सोर्स में आयरन कौन सा होता है? इसमें ऑर्गेनिक है, इसमें हिम आयरन है। अब देखो, हमने अभी पढ़ा था कि आयरन का सबसे अच्छा सोर्स कौन है, तो हमने जवाब लिखा कि जो एनिमल प्रोडक्ट है, मीट है, उसमें आयरन अच्छा होता है, उसमें आयरन अच्छा होता है। अच्छे का क्या मतलब है? मीट में जो आयरन होगा वो आयरन की कौन सी फॉर्म है? हिम फॉर्म है। और जो आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, मान लो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, तो इसके अंदर कौन सा आयरन होता है? तो इसके अंदर आयरन होता है ऑर्गेनिक फॉर्म वाला आयरन, ऑर्गेनिक फॉर्म वाला आयरन। अब देखो कि मान लो आपने एक प्लांट सोर्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल से 10 ग्राम आयरन खाया। आपने कितना आयरन खाया? 10 ग्राम। और आपने मीट के थ्रू बॉडी में 10 ग्राम आयरन लिया, मतलब अमाउंट आयरन का बराबर लिया। 10 ग्राम ही आपने ऑर्गेनिक फॉर्म वाला आयरन लिया और 10 ग्राम ही आपने कौन सा लिया? हिम फॉर्म वाला आयरन लिया, मीट के थ्रू आयरन लिया। मतलब इक्वल अमाउंट में बॉडी में आयरन लिया आपने दोनों ही सोर्सेस से। एक आदमी को आपने एनिमल सोर्स खिलाया 10 ग्राम आयरन, एक को ग्रीन लीफी वेजिटेबल से 10 ग्राम आयरन खिलाया। अब याद रखिएगा, अगर आप एनिमल सोर्स से 10 ग्राम आयरन खिलाते हो तो उसकी बॉडी में कितना आयरन एब्जॉर्ब होगा? एनिमल सोर्स से खिलाया मतलब आपने कौन सा आयरन खिलाया? हिम आयरन खिलाया। प्लांट सोर्स से खिलाया मतलब कौन सा आयरन खिलाया? ऑर्गेनिक आयरन खिलाया। अब आप ये बताइए कि इनमें से कितना प्रतिशत आयरन हिम आयरन एब्जॉर्ब होगा? ये मैं सवाल पूछूं तो याद रखिएगा, सुन लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। जब मैं हिम आयरन खिलाता हूं और ये हिम आयरन मैं कितना खिलाता हूं? 10 ग्राम, तो इस 10 ग्राम का 10%, 10 से 20% एब्जॉर्ब होता है। 80% आयरन तो निकल जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जब आयरन लेते हैं तो आपके स्टूल का कलर भी लाल हो जाता है, क्योंकि वो स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है और 80% निकलता है। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कितना होता है? 10 to 20%। कितना होता है? 10 से 20%। 10 ग्राम खिलाया, इसका 10 से 20% ही एब्जॉर्ब होगा। और यहां पे जब आप 10 ग्राम खिलाते हो तो ये कितना एब्जॉर्ब होता है? 1 से 2%। कितना होता है? 1 to 2% ओनली। कितना इंटरेस्टिंग बात निकल के सामने आई कि अगर आप हिम आयरन खिलाते हो, मीट के थ्रू आयरन खिलाते हो, 10 ग्राम अगर आयरन खिलाते हो तो एब्जॉर्प्शन कितना होता है? 10 से 20%। और ये अगर खिलाते हो तो एब्जॉर्प्शन कितना होता है? सिर्फ 1%। तो आप देख सकते हो कि कौन सा आयरन का एब्जॉर्प्शन सबसे गुड हो रहा है। इस आयरन का एब्जॉर्प्शन गुड हो रहा है, ये 10% एब्जॉर्ब हो रहा है। जितना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा उतना ज्यादा ये किस में जाएगा? ब्लड में जाएगा। और जो आयरन ब्लड में जाता है वो आयरन की ब्लड की अवेलेबिलिटी बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में आयरन की अवेलेबिलिटी, वो बायो अवेलेबिलिटी कहलाता है। तो ब्लड में अवेलेबिलिटी रहेगी। तो जिसका एब्जॉर्प्शन गुड है, जिसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, वही ब्लड में ज्यादा होगा। और वो आयरन कौन सा हो गया? हिम आयरन। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया? सी बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? एलिमिनेट कितना हो गया? 80%। लेकिन एब्जॉर्प्शन की बात करें, क्योंकि एलिमिनेशन का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बाहर निकल जाएगा। हमें किसकी जरूरत है? एब्जॉर्प्शन वाले की। वो सबसे ज्यादा कौन सा होता है? इसलिए एनिमल सोर्स मीट को हमने क्या बोला? आयरन का सबसे बढ़िया सोर्स बोला, क्योंकि वो जितना देंगे उसमें एब्जॉर्प्शन रेट अच्छी है, ज्यादा है, क्योंकि उसमें पाया जाने वाला आयरन जो है वो कौन सा है? हिम आयरन है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नया सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? कुछ अच्छा सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? बातें पहली बार सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? बहुत ही बढ़िया। और यही हमारा टारगेट है कि आपको बेस्ट तरीके से समझा दिया जाए ताकि आप एग्जाम में अपना बेस्ट कर सको। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका बेसिक बहुत जबरदस्त होना चाहिए और आपको आयरन कहां से आ रहा है, कैसे आगे जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन अकर इन। चलिए भाई, आयरन को डाइट से ले लिया, फॉर्म हमें पता चल गई और आयरन चला गया बॉडी में। अब जब आयरन बॉडी में चला गया तो इस आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है वो कहां पे होता है? याद रखिएगा, एब्जॉर्प्शन का जब भी वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है एब्जॉर्प्शन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन मतलब किसमें होता है? एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जिसकी लेंथ कितनी होती है? जिसकी लेंथ होती है लगभग 6 से 7 मीटर। स्मॉल इसलिए क्योंकि डायामीटर छोटा होता है, लेंथ बहुत लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। और स्मॉल इंटेस्टाइन
में एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन उसके कौन से पार्ट में? ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम, ऐसे 3 पार्ट हमने लिखे। सभी लोग अपना बेस्ट जवाब लिखे। हाँ, इस टॉपिक के बाद में आप सारे आयरन मैन बन जाएंगे, ये गारंटी है। अभी तो आयरन मैन कम लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों में थोड़ी थोड़ी शक्ति आई है, टॉपिक के बाद में जरूर बन जाएंगे। तो यहां पे स्टोमक में तो कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। आयरन का एब्जॉर्प्शन, बहुत अच्छे, मैक्सिमम लोगों ने ठीक जवाब लिखा है। आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है सर ड्यूडिनम के अंदर। कहां पे होता है? ड्यूडिनम में। दिस इज द साइट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, सेल ऑफ द ड्यूडिनम। ड्यूडिनम की सेल जो होती है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार है। ड्यूडिनम की जो सेल है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार है। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है ड्यूडिनम में, जेजुनम और इलियम में नहीं होता है। इलियम जो होता है इसमें विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। किसका एब्जॉर्प्शन होता है? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है ड्यूडिनम, आपका इलियम के अंदर। और ड्यूडिनम के अंदर होता है आयरन का एब्जॉर्प्शन, स्मॉल फॉर्म ऑफ आयरन जो है, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन द ड्यूडिनम। अगला क्वेश्चन, एब्जॉर्प्शन वाली फॉर्म कौन सी है? एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होगा? Fe+1, Fe+2, Fe+3, Fe+4, किस फॉर्म में एब्जॉर्प्शन होगा? सभी लोग अपना बेस्ट जवाब लिखे। हमने यहां पे सॉरी 4 फॉर्म लिखी है आयरन के एब्जॉर्प्शन के साथ में, +1, +2, +3 और +4। कौन सी फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा? अब देखो, आयरन जो डाइटरी फॉर्म में हम लेते हैं वो फॉर्म होती है आयरन की फेरिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है? फेरिक। ये आयरन की फॉर्म किसमें पाई जाती है? डाइट के अंदर। और आयरन जब एब्जॉर्ब होगा तो इसकी एब्जॉर्प्शन फॉर्म होती है फेरस। कौन सी फॉर्म होती है? फेरस। ये आयरन की कौन सी फॉर्म है? एब्जॉर्प्शन वाली फॉर्म। जो डाइटरी फॉर्म होती है वो तो फेरिक है, जो एब्जॉर्प्शन वाली फॉर्म है वो फेरस है। जो Fe+1 नहीं होती है और +4 नहीं होती है। तो ए और डी तो पहले ही गलत हो गए। जिन लोगों ने ए जवाब लिखा है उनका गलत है, जो डी जवाब लिख ले उनका गलत है। ये दोनों तो गलत है, ये कोई फॉर्म नहीं है। अब 2 फॉर्म है, +2 और +3। तो याद रखिएगा, आयरन जो है जब हम बॉडी में इनटेक करते हैं तो वो जिस फॉर्म में होता है वो ट्राईवैलेंट फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म? फेरिक फॉर्म को हम बोलते हैं ट्राईवैलेंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट का मतलब होता है 3, तो इसके ऊपर 3 प्लस होंगे, इसलिए इसको ट्राईवैलेंट कहते हैं। और फेरस फॉर्म जो होती है वो डाईवैलेंट होती है। डाईवैलेंट बोलते या बाईवैलेंट बोलो, तो ये होती है डाईवैलेंट फॉर्म। डाईवैलेंट का मतलब होता है इसके ऊपर 2 प्लस होंगे, 2 होंगे तो डाईवैलेंट, 3 होंगे तो ट्राईवैलेंट। अब याद रखिएगा, 3 2 में कन्वर्ट होते हैं, 2 3 में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो पहले 3 होते हैं, फिर वो किस में कन्वर्ट होते हैं? 2 में। तो ट्राईवैलेंट फॉर्म जो होती है वो तो डाइटरी फॉर्म है। और एब्जॉर्प्शन वाली फॉर्म कौन सी होती है? वो होती है आपकी डाईवैलेंट फॉर्म। और डाईवैलेंट फॉर्म का मतलब क्या हो गया? बी आंसर। तो यहां पे आपको चूज करना था डाईवैलेंट फॉर्म, और ये दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है डाईवैलेंट फॉर्म बी। तीसरे नंबर वाला गलत है, 3 वाला लेते हैं 2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये फॉर्म होती है एब्जॉर्बल फॉर्म। तो आयरन की जो एब्जॉर्बल फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? फेरस। और इसको हम क्या लिखते हैं? Fe+2। और उसकी जो डाइटरी फॉर्म है वो Fe+3 होती है। क्लियर हो गई कहानी? डाईवैलेंट एंड ट्राईवैलेंट। अगला क्वेश्चन, ये जो ट्राईवैलेंट फॉर्म थी, अभी हमने बात किया ट्राईवैलेंट फॉर्म का मतलब फेरस के ऊपर कितना? 3। ये फॉर्म ऑफ आयरन इज कन्वर्टेड इनटू बाईवैलेंट। ट्राईवैलेंट को किस में कन्वर्ट करना है? बाईवैलेंट में। मतलब जो डाइटरी फॉर्म है उसको किस में कन्वर्ट करना है? एब्जॉर्प्शन वाली फॉर्म के अंदर, जिसको हम बाईवैलेंट कहते हैं। तो ट्राईवैलेंट को बाईवैलेंट में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ट्राईवैलेंट को बाईवैलेंट में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? पहला लिखा हुआ है डाईवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर, फेरो रिडक्टेज एंजाइम, मोनोवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर, और नन ऑफ द अबव। कौन जिम्मेदार है जो ट्राईवैलेंट फॉर्म को डाईवैलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दे? सिंपल सा समझे कि आपने आयरन लिया बाहर से, स्टोमक में गया और ये यहां पे ड्यूडिनम में आ गया। जब आयरन यहां ड्यूडिनम में आ गया तो ये जो आयरन था वो किस फॉर्म में था? पहले ट्राईवैलेंट फॉर्म के अंदर था। इसको किस में कन्वर्ट करना है? बाईवैलेंट फॉर्म में। जब ये बाईवैलेंट फॉर्म में कन्वर्ट होगा तभी ये ड्यूडिनम की जो ये सेल है, इस सेल के द्वारा आयरन जो है वो क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। तो इसको ट्राई वाली फॉर्म से, इस ट्राईवैलेंट वाली फॉर्म से इस बाईवैलेंट वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम यहां पे कौन करेगा?
हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन। कुछ लोगों ने ए जवाब लिखा है, कुछ लोगों ने बी जवाब लिखा है। याद रखो ये कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म है फेरिक, और फेरिक को किस में कन्वर्ट करना है, फेरस में। फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करेगा रिडक्टेज, रिड्यूस करना, एक कम करना। कम ही तो कर रहे हैं, 3 से 2 कर रहे हैं तो रिड्यूस करना, तो इसको बोलते हैं फेरो रिडक्टेज एंजाइम। क्लियर हुई कि नहीं हुई कहानी, बड़ी आसान है। कौन सा एंजाइम हो गया, फेरो रिडक्टेज एंजाइम। याद रखो ए जवाब कैसे होगा, ट्रांसपोर्टर लिखा है। ट्रांसपोर्टर कभी भी कन्वर्ट नहीं करते, ट्रांसपोर्टर तो ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अगर ये फॉर्म बन जाएगी तो इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम ट्रांसपोर्टर करेगा, आगे ले जाना है तो ट्रांसपोर्टर का काम है। रिड्यूस करना है, एक कम करना है, एक माइनस करना है, तो फेरो रिडक्टेज एंजाइम जो फेरिक को किस में कन्वर्ट कर देता है, फेरस के अंदर। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, रिड्यूस किसको करना है, एक प्लस कम करना है, और ये कौन करेगा, फेरो रिडक्टेज एंजाइम। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, बी। पहला क्या हो गया, गलत, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, तो कौन सा एंजाइम हुआ ये, फेरो रिडक्टेज एंजाइम। क्या करता है, ट्राईवेलेंट फॉर्म को बाईवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। क्लियर हुई, बहुत अच्छे, क्या बात है। तो चलिए भाई, हमने ले लिया डाइट से, है ना, आपने मीट के थ्रू या कोई भी सोर्स से लिया, आयरन अंदर गया और ये कन्वर्ट हो गया और ड्यूडिनम की सेल के अंदर चला गया। क्लियर है, अब आगे देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, डेली लॉस ऑफ आयरन इन मेल क्लाइंट। याद रखो कि आयरन का डेली लॉस होता है, मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। यहां पे सवाल ने पूछा है कि आयरन का डेली लॉस कितना होता है मेल क्लाइंट के अंदर। पहला लिखा हुआ है 1 मिलीग्राम पर डे, दूसरा लिखा हुआ है 1.5 मिलीग्राम पर डे, तीसरा लिखा हुआ है 2 मिलीग्राम पर डे, और लास्ट लिखा हुआ है 2.5 मिलीग्राम पर डे। विच इज द करेक्ट वन। डेली लॉस कितना होता है आयरन का एक मेल क्लाइंट के अंदर, सभी लोग अपना बेस्ट जवाब लिखे। एक मेल क्लाइंट में आयरन का डेली लॉस कितना होता है, बहुत अच्छे से जवाब लिखिएगा। सभी लोगों को लिखना है आयरन का डेली लॉस एक मेल क्लाइंट के अंदर कितना होता है। एक मेल क्लाइंट में आयरन का डेली लॉस, मेल में भी आयरन का डेली लॉस होता है और फीमेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। यह अलग बात है कि मेल की तुलना में फीमेल में लॉस ज्यादा होगा, यह एक अलग बात है, लेकिन दोनों में डेली लॉस होता है। मेल में आयरन का डेली लॉस होता है 1 मिलीग्राम पर डे। बहुत अच्छे, कुछ लोग ठीक पहुंचे, हालांकि जो पहुंच रहे हैं वो भी एक बहुत कॉन्फिडेंस से जवाब लिख रहे हैं, बहुत अच्छा है। और फीमेल में होता है 1.5 मिलीग्राम पर डे, 1.5 मिलीग्राम पर डे, दोनों में लॉस होता है। 1 मिलीग्राम का मतलब होता है 1 ml, तो एक दिन में आयरन का कितना लॉस होता है, 1 ml होता है, और फीमेल में कितना होता है, 1.5 ml होता है। अब मेरे को एक बात बताइए आप कि क्या आप ये बता सकते हैं कि ये जो 1 ml आयरन का लॉस होता है या 1.5 ml आयरन का लॉस होता है, तो आयरन क्या अकेला कैसे लॉस होगा, मतलब तरीका क्या है लॉस होने का। आयरन का लॉस हो रहा है मतलब कैसे लॉस होगा बताइए, है ना। 1 ml अगर आयरन लॉस हो रहा है, 1 मिलीग्राम आयरन डेली मेल में लॉस होता है, बॉडी से हम क्या करा रहे, लॉस करा रहे, तो लॉस कैसे होगा, बेस्ट जवाब लिखिएगा, सभी लोग बेस्ट जवाब लिखिएगा। डेली जो लॉस होता है वो लॉस कहां से होता है, कैसे होता है, ये आंसर लिखना है आपको। तरीका क्या है लॉस होने का, बहुत अच्छे। 1 मिलीग्राम बिल्कुल सही है, 1 मिलीग्राम 1 ml के बराबर होता है। 1 मिलीग्राम लॉस हुआ मतलब 1 ml लॉस हुआ, क्योंकि मिलीग्राम माप के तो लॉस होगा नहीं, वो तो ml में लॉस होगा। मैंने बता भी दिया है ml में लॉस होगा का मतलब क्या हुआ। अरे भाई साहब, हीमोग्लोबिन के टूटने से आयरन लॉस थोड़ी होता है, हीमोग्लोबिन के टूटने से तो आयरन स्टोर हो जाता है। एलिमेंट्री सिस्टम से थोड़ी लॉस होगा मेरे दोस्त। आयरन का लॉस ब्लड लॉस से होता है, आयरन का लॉस ब्लड लॉस से होता है, आयरन का लॉस ब्लड से बने हुए प्रोडक्ट के लॉस से होता है। समझ रहे हो बात को, आयरन का लॉस का मतलब है ब्लड का लॉस। ml बोला ना हमने, ml बोला मतलब ब्लड का लॉस। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो ये लॉस बता रहे हम, बॉडी से लॉस हो रहा है। क्लियर है, तो मेल में और फीमेल में 1 मिलीग्राम पर डे और 1.5 मिलीग्राम पर डे। आयरन का लॉस फीमेल में होता है एक्सेप्ट 1, यूरिन, स्वेट, मेंस्ट्रुएशन, सीमन। अभी मैं लॉस को क्लियर करता हूं, देखो आयरन का लॉस कैसे होगा, जवाब लिखिएगा। आयरन का लॉस फीमेल में एक्सेप्ट 1, विच इज द करेक्ट वन। 4 ऑप्शन हमने यहां पे लिखे हैं, क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। सभी लोगों को अपना बेस्ट आंसर लिखना है। बिल्कुल, आयरन यूरिन के थ्रू भी लॉस होता है। आयरन का लॉस जो होता है
स्टूल के थ्रू भी होता है। आयरन का लॉस जो होता है वो मेंस्ट्रुएशन के थ्रू भी होता है। बरकत अली, मेंस्ट्रुएशन कैसे होगा बरकत? सवाल को पढ़े ढंग से। हमने लिखा है फीमेल में एक्सेप्ट लिखा है, अब सीमन कहां से आएगा? एक्सेप्ट का क्वेश्चन है ना। फीमेल में आयरन का लॉस होता है, मेंस्ट्रुएशन से तो सबसे ज्यादा होता है। याद रखिएगा, मेंस्ट्रुएशन से तो फीमेल में आयरन का लॉस ज्यादा होगा, क्योंकि मेल में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होता है, फीमेल में होता है। तो मेंस्ट्रुएशन में तो सबसे ज्यादा होता है। स्वेट के थ्रू भी होता है, यूरिन के थ्रू भी होता है, लेकिन सीमन के थ्रू नहीं होता है। सीमन के थ्रू आयरन का लॉस जो होता है वो मेल में भी नहीं होता है। अब एक बात क्लियर सुन लीजिएगा, मेल में आयरन का लॉस, मेल में आयरन कहां कहां से लॉस होगा? तो मेल में आयरन का लॉस होता है फीकल, स्टूल से, यूरिन से, स्वेट से। कहां से लॉस होता है? फीकल से, यूरिन से, स्वेट से। फीमेल में आयरन का लॉस किससे होगा? फीमेल में आयरन का लॉस होगा, फीमेल को भी यूरिन लगता है, फीमेल को भी स्टूल लगता है, और फीमेल को भी पसीना होता है। तो फीमेल में भी आयरन का लॉस यूरिन, फीकल और स्वेट से होगा। अगर सेम चीजों से हो, सेम चीजों से मतलब ये मेल में और ये फीमेल में अगर सेम चीजों से आयरन का लॉस हो तो दोनों में 1-1 मिलीग्राम होना चाहिए। दोनों में कितना होना चाहिए? 1 मिलीग्राम होना चाहिए पर डे। फीमेल में भी कितना होना चाहिए? 1 मिलीग्राम। लेकिन हमने बोला फीमेल में 1 महीने में 1 दिन ऐसा आता है जब पर वेजाइनल ब्लीडिंग थोड़ी ज्यादा हो जाती है, और वो 1 ml नहीं, वो 30 ml होती है। और वो 30 ml होने की वजह से महीने में 30 दिन होते हैं, तो आधा ml ऐड हो गया पूरे महीने के सारे दिनों के अंदर, क्योंकि वो एक साथ 30 ml था। तो फीमेल में फिर आयरन का लॉस पर डे का एवरेज निकल जाता है 1.5 मिलीग्राम पर डे। बाकी तो डेली फीमेल में भी 1 मिलीग्राम ही होता है, लेकिन वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग थोड़ी ज्यादा होती है और उसमें एक और ऐड हो जाता है, और वो क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन। और उसकी वजह से फीमेल में आयरन का लॉस जो होता है वो मेल की तुलना में ज्यादा हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन में 30 to 50 ml ये नॉर्मल ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 दिन से रिपीट होता है, हार्मोनल प्रोसेस है, उसमें 30 से 50 ml ब्लीडिंग होती है। मैक्सिमम ये ब्लीडिंग जो है वो कितनी हो सकती है? 80 ml तक। 80 ml तक मैक्सिमम ब्लीडिंग हो सकती है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में होती है। 30 से 50 ml तक तो होती है, मैक्सिमम 80 ml तक। विशाल नागोरा, क्वेश्चन आ नहीं रहे? क्वेश्चन तो आ रहे हैं विशाल, जवाब थोड़ा गड़बड़ बन रहे हैं। इसलिए बन रहे हैं कि अभी तक हमने बेसिक से टॉपिक को अच्छे से शायद क्लियरिफाई नहीं किया, कहीं हमने टॉपिक को अच्छे से पढ़ नहीं रखा है। तो आज हम समझेंगे तो आगे आ जाएगा हमें। और अच्छे से टॉपिक को पढ़ना तो और भी तरीके हैं टॉपिक को पढ़ाने के, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप अलग अलग तरीके से टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको सब आएगा। और गलत हो रहा है इसका मतलब आप सही दिशा में हैं, क्योंकि मैंने चलना भी तब सीखा था जब मैं सबसे पहली बार गिरा था। और अगर मैं गिर गिर के चलना सीख सकता हूं तो मैं गलत कर करके सही होना भी सीख सकता हूं। तो डरे नहीं, घबराए नहीं, चीजों को क्लियरिफाई करते रहे ताकि आप एग्जाम में बेहतरीन कर जाएंगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो यहां पे हम कह रहे हैं कि ये 30 to 50 ml जो है वो ऐड होता है, और उसकी वजह से ये ज्यादा होता है। सीमन से ना तो मेल में आयरन का लॉस होता है ना फीमेल में लॉस होता है। फीमेल में तो संभावना ही नहीं है, मेल में भी आयरन का लॉस सीमन के थ्रू नहीं होता है। लॉस होने के तरीके 3 ही है, फीकल मैटर, यूरिन और स्वेट। फीमेल में यूरिन, फीकल मैटर और स्वेट, साथ में ऐड हो जाता है मेंस्ट्रुएशन, और इसकी वजह से उसका एवरेज लॉस जो है 1.5 मिलीग्राम या 1.5 ml से 1.5 से 2 ml पर डे हो जाता है। क्लियर हो गई कहानी? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ आयरन एक्सेप्ट 1। अब आयरन के स्टोरेज की बात कर रहे हैं। स्टोरेज ऑफ आयरन की हम जब बात करते हैं तो कौन जिम्मेदार है स्टोरेज ऑफ आयरन में? एक को छोड़ के, एपिकल सरफेस ऑफ ड्यूडिनम, एपोफेरिटिन, बेजोलेटरल सरफेस ऑफ ड्यूडिनम एंड फेरिटिन। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब लिखिएगा। बहुत ही बढ़िया। देखिएगा, यहां पे है इसोफेगस और ये है आपका स्टोमक। स्टोमक में ये है ड्यूडिनम, और ड्यूडिनम में होता है आयरन का एब्जॉर्प्शन। इस ड्यूडिनम में जहां आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है, इस ड्यूडिनम की एक सेल को हम अगर यहां पे बनाएं, ये ड्यूडिनम की एक सेल है, मान लो ये ड्यूडिनम की एक सेल है, और इस ड्यूडिनम की सेल के पास में यहां पे ब्लड वेसल है जिसमें आयरन को जाना है।
आयरन को किस में जाना होता है? अल्टीमेटली आयरन को ब्लड में जाना होता है, ये हम सबको पता है। अल्टीमेटली आयरन को किस में जाना होता है? ब्लड में जाना होता है। आपने आयरन लिया, उसकी कौन सी फॉर्म थी? Fe+3 फॉर्म थी। हमने बोला इस आयरन को कन्वर्ट किया जाता है Fe+2 में। किस में कन्वर्ट किया जाता है? Fe+2 में। यह किया जाता है फेरो रिडक्टेज एंजाइम के द्वारा। फेरो रिडक्टेज एंजाइम, इस एंजाइम ने क्या किया? इस आयरन को कन्वर्ट किया Fe+2 में। अब जब आयरन को Fe+2 में कन्वर्ट किया तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस को नाम दिया जाता है एपाइकल सरफेस ऑफ ड्यूडिनम। कौन सी सरफेस? एपाइकल सरफेस ऑफ ड्यूडिनम, जो कि जिम्मेदार है आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए। ये जो सरफेस है, ये कौन सी सरफेस है? एपाइकल सरफेस है ड्यूडिनम की। और ये एपाइकल सरफेस क्या करती है? आयरन को एब्जॉर्ब करती है, और ये आयरन ड्यूडिनम की सेल के अंदर चला गया। हमने यही पूछा कि कौन जिम्मेदार है आयरन के स्टोरेज ऑफ आयरन, एक को छोड़ के, ऐसा हमने पूछा। तो आयरन एब्जॉर्ब होगा तभी आयरन स्टोर के लिए जाएगा। तो ये स्टोरेज के लिए एक सरफेस ये जिम्मेदार है स्टोरेज के लिए। फिर यहां पे ये जो ड्यूडिनम है, इसकी इस सरफेस के ऊपर यहां पे एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रोटीन को नाम दिया जाता है एपोफेरिटिन। क्या नाम दिया जाता है? एपोफेरिटिन। और यहां पे ये जो ड्यूडिनम की सरफेस है, इस सरफेस को नाम दिया जाता है बेजोलेटरल सरफेस। कौन सी सरफेस? बेजोलेटरल सरफेस। ये जो बेजोलेटरल सरफेस है, ये सेंस करती है कि ब्लड में आयरन कितना है। ये क्या सेंस करती है? कि ब्लड में सीरम आयरन कितना है। अगर सीरम आयरन की कमी होती है तो इस आयरन को ये कहां भेजती है? ब्लड के अंदर। अगर सीरम आयरन कम है तो इस आयरन जो एब्जॉर्ब हुआ है इसको कहां भेजेगी? ब्लड में। और अगर सीरम आयरन फुल है तो ये इसको आयरन को कहां भेजी? एपोफेरिटिन के पास में। एपोफेरिटिन इस आयरन को पकड़ के क्या कर देगा? स्टोर कर देगा। क्या कर देगा? स्टोर कर देगा। एपोफेरिटिन इस आयरन को पकड़ के क्या कर देगा? स्टोर कर देगा। फिर से सुन लीजिएगा, हमने आयरन को बाहर से लिया, कौन सी फॉर्म थी? +3। किस में कन्वर्ट हुई? +2 में। किसने कन्वर्ट किया? फेरो रिडक्टेज नाम के एंजाइम ने। +2 में कन्वर्ट होने के बाद में आयरन के दो भविष्य है। पहला भविष्य है कि एपाइकल सरफेस ने इसको एब्जॉर्ब किया, इसने इसको एब्जॉर्ब किया। करने के बाद में या तो बेजोलेटरल सरफेस इसको भेज देगी ब्लड में, जब ब्लड में इसकी कमी होती है, और या फिर ये आयरन जो है अगर ब्लड में सफिशिएंट अमाउंट में है तो कहां भेज दिया जाता है? स्टोर होने के लिए। एपोफेरिटिन ये काम करेगा। तो हमने यहां पे पूछा कि कौन जिम्मेदार है स्टोरेज के लिए, आयरन को स्टोर करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो एक तो स्टोर करता है एपाइकल सरफेस, फिर एपोफेरिटिन, और फिर बेजोलेटरल सरफेस। फेरिटिन जो है वो स्टोर के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये आयरन की स्टोरेज फॉर्म है। क्या है ये? स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन। ये आयरन की स्टोरेज फॉर्म है, ये आयरन को स्टोर करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये आयरन की कौन सी फॉर्म है? स्टोरेज फॉर्म है। ये आयरन को स्टोर करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। क्लियर हो गया ना? तो ये तीनों तो है लेकिन ये नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर डी ही बनेगा। स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन में एक्सेप्ट का क्वेश्चन हमने यहां पे पूछा। और फेरिटिन जो है वो स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन है, पर वो आयरन को स्टोर नहीं करती है। हमने बोला हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ आयरन। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? जवाब समझ में आया कि नहीं आया? समझना जरूरी है, थोड़ा लेट ही सही लेकिन समझ में आना जरूरी है। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज हेल्प इन आयरन एब्जॉर्प्शन एक्सेप्ट वन। अब ध्यान रहे कि यहां पे हम आयरन का एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं, तो सवाल ने आपको क्या पूछा कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो मदद करेगा आयरन के एब्जॉर्प्शन के अंदर, एक को छोड़ के। एस्कॉर्बिक एसिड, एमाइनो एसिड, शुगर और फाइटेट्स। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा? अरे भाई हर एक समझ को सोच समझ के लिखिएगा, हर एक सवाल को सोच समझ के लिखिएगा। कंसेप्ट हर किसी में एक जैसा है, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, सबका अपना अपना कंसेप्ट है, सब अपने अपने पोजीने को लेके बैठे हैं। हर एक सवाल छोटे सवाल है लेकिन घाव बहुत बड़ा करते हैं। तीर बहुत छोटा है, घाव बहुत बड़ा करता है, जबरदस्त टाइप का है और क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का है। अब आप इसको देख के ही शुगर 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 लिखोगे, मुझे पता है, लेकिन शुगर जवाब खोटा है।
जो भी लोग शुगर शुगर लिख रहे हैं ना लिखें, क्योंकि ये तो जवाब है ही नहीं आपका, क्योंकि शुगर आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, इसलिए हम मीठा गुड़ खाते हैं। गुड़ में आयरन होता है दोस्त, गुड़ जो होता है उसमें आयरन होता है और गुड़ आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। जो शुगर होती है, ग्लूकोज होता है, वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, इसलिए हम खाने के साथ में थोड़ा मीठा खाते हैं ताकि हम खाने में जो आयरन लिया है वो आयरन क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। तो गुड़ जो होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ग्लूकोज, शुगर मतलब ग्लूकोज, आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करेंगे। एमाइनो एसिड प्रोटीन होते हैं, एमाइनो एसिड कौन होते हैं, प्रोटीन, प्रोटीन आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, प्रोटीन आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। एस्कॉर्बिक एसिड आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, एमाइनो एसिड मदद करता है, शुगर आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो ये तीनों तो करते हैं। आपको पूछा कौन नहीं करता है, एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, तो ये फाइटेट जो होता है ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद नहीं करता है। ये डी यहां पे आंसर बनेगा। क्या आप बता सकते हैं कि फाइटेट किस में पाया जाता है ना, फाइटेट किस में पाया जाता है? एक फाइटेट होता है, एक टिनेट होता है, टेनेट, टेनेट जो पाया जाता है टी के अंदर, कॉफी के अंदर, है ना, टेनेट, फाइटेट। एक ऑक्जेलेट होता है जो आपके इसमें टमाटर में पाया जाता है, ऑक्जेलेट। तो ऑक्जेलेट, फाइटेट, टेनेट। तो ये जो फाइटेट है ये किस में पाया जाता है? सभी लोग अपना जवाब लिखे। बहुत ही बढ़िया, डी आंसर तो आ गया भाई। किस में होता है? आरवी, बहुत अच्छे। वीट के अंदर, गेहूं के अंदर पाया जाता है। फाइटेट किस में पाया जाता है? वीट के अंदर, है ना। अगर आप गेहूं खाते हैं उसमें फाइटेट होता है और वो फाइटेट आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करता है, एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो गेहूं की रोटी के साथ में जब आप सब्जी खाते हैं तो आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होता है। गेहूं की रोटी के साथ में जब आप सब्जी खाते हैं तो आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होता है। डी यहां पे करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छे। द प्रोटीन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ आयरन, कौन सी प्रोटीन है जो आयरन के साथ में बाइंड होती है? आयरन को बाइंड करने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आयरन को बाइंड करने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ट्रांसफेरिन और एपोफेरिटिन। चार ऑप्शन हम यहां पे लिखे। याद रखिएगा, आपने आयरन को इंटेक किया, आयरन ड्यूडिनम के अंदर गया, ड्यूडिनम में जाने के बाद में ये जो सरफेस है ड्यूडिनम की, इस सरफेस से ये आयरन क्या हुआ? ये आयरन एब्जॉर्ब हुआ Fe+2 फॉर्म में। आयरन हमने बोला यहां जाता है ब्लड वेसल के पास में, ब्लड वेसल, आयरन यहां तक पहुंच गया और ये जो आयरन है जब यहां पहुंचता है, ये कौन सी साइट है? बेजोलेटरल। कौन सी साइट होगी? बेजोलेटरल। और बेजोलेटरल साइड आयरन को क्या करती है? ब्लड में डाल देती है। जब आयरन ब्लड में आएगा तो कौन सा प्रोटीन है जो रेस्पॉन्सिबल है बाइंडिंग ऑफ आयरन, आयरन को बाइंड करता है? पहला ऑप्शन है एल्ब्यूमिन, दूसरा है ग्लोब्यूलिन, तीसरा है ट्रांसफेरिन और चौथा लिखा हुआ है एपोफेरिटिन। याद रखिएगा, एपोफेरिटिन तो दोस्त यहां पे होता है, यहां पे एपोफेरिटिन। और एपोफेरिटिन जो होता है वो आयरन को स्टोर करता है, तो हम स्टोर नहीं कराना है। एपोफेरिटिन तो इस आयरन को क्या करता है? स्टोर करता है फेरिटिन फॉर्म के अंदर। ये हमें नहीं करना है, हमें स्टोर नहीं करना है। हमें आयरन को क्या करना है? हमें आयरन को भेजना है ब्लड में, फिर भेजना है बोन मैरो में जहां पे आरबीसी बन रही है ताकि हीमोग्लोबिन बने। आयरन तो वहां चाहिए ना, तो आयरन को वहां भेजने के लिए आपको क्या करना है? आपको यहां वाला प्रोटीन बताना है जो ब्लड में होता है, इसलिए ये तो गलत है, डी आंसर नहीं बनेगा। आपको आयरन को क्या करना है? ले जाना है, आयरन को बाइंड करके ले जाना है। तो आयरन की बाइंडिंग, इसको हम क्या बोलते हैं? आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। सुना है ना आपने? आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का मतलब है आयरन को बाइंड करने वाली प्रोटीन, और वो प्रोटीन होती है ट्रांसफेरिन। कौन सी होती है? ट्रांसफेरिन। अगर आपकी बॉडी में ट्रांसफेरिन जो होती है, ट्रांसफेरिन जो होती है वो आपकी बॉडी में जितनी ज्यादा है, आपकी आयरन के बाइंड करने की कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा है। आपकी बॉडी में ट्रांसफेरिन, इस ब्लड में किसकी अधिकता? ट्रांसफेरिन जितनी ज्यादा है, आपकी बॉडी में आयरन को बाइंड करने की कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा है। याद रखिएगा, अगर आपकी बॉडी में ट्रांसफेरिन जो है, आपकी बॉडी में ट्रांसफेरिन जो है वो टोटल नंबर में मान लो 3 है। आपकी बॉडी में ट्रांसफेरिन जो है वो टोटल नंबर में कितनी है? 1, 2 और 3। और ये आयरन अगर आपको बाइंड करना है तो एक ट्रांसफेरिन जो होता है वो एक इन 3 में से
एक ट्रांसफेरिन आयरन के साथ में बाइंड होगी। मतलब ट्रांसफेरिन जो है वो जितनी टोटल होती है उसमें से 1/3 ट्रांसफेरिन तो आयरन के साथ में बाइंड होती है और 2/3 ट्रांसफेरिन जो होती है वो फ्री रहती है। क्या रहती है? फ्री रहती है। 1/3, तीन में से एक ट्रांसफेरिन आयरन के साथ में बाइंड होती है। इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड ट्रांसफेरिन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड ट्रांसफेरिन। तीन में से एक ट्रांसफेरिन तो आयरन के साथ में बाइंड होती है और 2 ट्रांसफेरिन जो है वो फ्री रहती है। इसको बोलते हैं नॉन सैचुरेटेड ट्रांसफेरिन। वो ट्रांसफेरिन जो सैचुरेटेड नहीं हुई, जो आयरन के साथ में बाइंड नहीं हुई। तो तीन में से ट्रांसफेरिन टोटल कितनी होती है? 3। एक आयरन के लिए कितनी ट्रांसफेरिन है? 3। एक आयरन अगर बॉडी में जाता है एक आयरन तो कितनी ट्रांसफेरिन आएगी? उसके लिए 3। और एक आयरन के जाने पे 3 ट्रांसफेरिन आएगी, एक उसको कैरी करती है, 2 ऐसे ही साथ में होती है। जैसे एक के साथ में एक कैरी, 2 साथ में होती है। जैसे एक दुल्ला है, एक ट्रांसफेरिन है, दुल्ला है, मिडल में है, पीछे दुल्हन है और 2 उसके बॉडीगार्ड होंगे, एक राइट और एक लेफ्ट के अंदर, है ना, और वो जा रहे हैं, देख लो आप। तो 3 है ट्रांसफेरिन, 1 2 3 और पीछे एक के पीछे आयरन है। ये तरीका होता है आयरन और ट्रांसफेरिन का। तो 1/3 इज द सैचुरेटेड और 2/3 इज नॉन सैचुरेटेड। क्लियर हो गया? और ट्रांसफेरिन का मतलब ही हो गया आयरन की बाइंडिंग कैपेसिटी। क्लियर हुई कहानी कि नहीं हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस समझे, कंफ्यूज ना होए बच्चे। हमने क्या बोला? इसके पास में ट्रांसफेरिन है अपने ब्लड में और आयरन आया, तो आयरन को अगर ब्लड के अंदर आयरन गया तो आयरन फ्री नहीं रहना चाहिए। फ्री आयरन बहुत खराब है, उसको बाइंड करना पड़ेगा। फ्री आयरन बहुत खराब होता है। फ्री आयरन हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। हमारे ब्लड में जब आयरन, ये बेजोलेटरल साइड से जब आयरन ब्लड में चला गया तो आयरन फ्री नहीं रहना चाहिए। अगर आयरन फ्री रह गया ना तो ये बहुत खराब है। तो आयरन को तुरंत क्या करना पड़ेगा? बाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाइंड। फ्री आयरन बहुत खराब है बॉडी के लिए। आयरन सबसे ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है। आयरन है भाई, बहुत खतरनाक आदमी है। आयरन मैन बहुत खतरनाक आदमी है, तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। इसको क्या कर दो? बाइंड कर दो। किसके साथ में बाइंड करो? ट्रांसफेरिन के साथ में। तो एक के लिए 3 खड़ी रहती है वहां पे, ताकि उसको क्या कर सके? बाइंड कर सके। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। और फिर इसको ले जाके कहां ये कहां लेके जाती है आयरन को? आयरन को लेके जाती है बोन मैरो हाउस के अंदर। बोन मैरो को ये आयरन दे देती है और ये ट्रांसफेरिन वापस आ जाती है दूसरे को लेने। तो ये ऐसे चलती रहती है। ये यहां से पकड़ती है आयरन को, ले जाके बोन मैरो को दे देती है और बोले सब चलो बनाओ, तुम अब हीमोग्लोबिन बनाओ, क्योंकि आयरन तो हीमोग्लोबिन के बनने के लिए है। तो वहां भेज जाती है, बाकी वापस आ जाती है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा, टोटल सीरम आयरन लेवल। टोटल सीरम आयरन लेवल इन एन इंडिविजुअल इज, एक इंडिविजुअल में टोटल सीरम आयरन लेवल कितना होता है? 50 माइक्रोग्राम, 100 माइक्रोग्राम, 150 माइक्रोग्राम, 200 माइक्रोग्राम। सभी लोग अपना बेस्ट जवाब लिखिएगा। टोटल सीरम आयरन लेवल जवाब लिखिएगा भाई। हाँ, आयरन तो बहुत वीआईपी है भाई। आयरन से वीआईपी तो कोई है ही नहीं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी की हर एक सेल को आयरन चाहिए, तभी हमारी सेल जिंदा है। इसलिए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत खतरनाक है। जवाब लिखिएगा, टोटल सीरम आयरन लेवल कितना होता है? सभी लोग अपना बेस्ट जवाब लिखिएगा। टोटल सीरम आयरन लेवल, सवाल हिंदी में ही तो बता रहा हूं। टोटल सीरम, आदमी के शरीर में आयरन कितना होता है? इससे ज्यादा हिंदी क्या बोलूं दोस्त? शरीर में आयरन का टोटल लेवल कितना है कि नहीं है? अब आपको जवाब लिखना है। इसके अंदर 4 ऑप्शन लिखे हुए, 150 है, 100 है, 50 है, 200 है। माइक्रोग्राम को हिंदी में माइक्रोग्राम ही कहते हैं, पर डीएल। बहुत अच्छे, याद रखिएगा। टोटल सीरम आयरन लेवल जो होता है वो 100 माइक्रोग्राम होता है। कितना होता है? 100 माइक्रोग्राम। वैसे तो इसकी रीडिंग जो है वो आपको मिलेगी 60 से 160 या 50 से 150 ऐसे मिलती है। इसका जो एवरेज निकलता है वो कितना निकलता है? 100 माइक्रोग्राम निकलता है। कितना निकलता है? 100 माइक्रोग्राम। तो टोटल सीरम आयरन लेवल कितना होता है? 100 माइक्रोग्राम। सीरम आयरन लेवल कितना है? 100 माइक्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी होती है? टोटल आयरन कितना है? 100 माइक्रोग्राम। तो आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी होती है? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 100 माइक्रोग्राम, दूसरा है 200 माइक्रोग्राम, तीसरा है 150 माइक्रोग्राम और चौथा लिखा हुआ है 300 माइक्रोग्राम। आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, TIBC कहते हैं इसको, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी।
टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कितना होता है? सभी लोग अपना बेस्ट जवाब लिखे। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी याद रखिएगा, टोटल आयरन 100 होता है, एवरेज 100 है, सीक्वेंस 50 से 150 है, समझ रहे हो? तो आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, अरे भाई साहब 150 कैसे होगी? अभी हमने बताया अगर आयरन 1 है, आयरन 1 है तो फेरिटिन कितनी होगी? 1, 2 और 3, एक के साथ में एक जुलता है, 2 साथ में फ्री है, ऐसे चलते हैं ये। इनको हम बोलते हैं आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, और यही है ट्रांसफेरिन, यही है ट्रांसफेरिन। तो अगर आयरन 100 है तो 100 ये है, 100 ये है और 100 ये है, तो ये कितनी हो जाएगी? 300 हो जाएगी। आयरन, एक आयरन के लिए 3 है तो कितनी होगी? 300। सिंपल सा कंसेप्ट है, अभी तो हमने बताया। तो आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी होती है नॉर्मल? वो 300 हो जाएगी। अगर आयरन 100 है तो आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 300। याद रखिएगा, ये रीडिंग ऐसे याद नहीं होती है, लेकिन ऐसे याद करोगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। अगर आयरन 1 है, आयरन अकेला है, वो 100 है, तो ये 3 है ना भाई, तो 100, 100 और 100, 300, 300, 300 मतलब 300। सिंपल सा कंसेप्ट है, अभी तो बताया हमने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आसान है कि नहीं है? कंसेप्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दिमाग के बटन खुल रहे कि नहीं खुल रहे? और जिसके नहीं खुल रहे हैं शायद अभी तक लाइक बटन को प्रेस नहीं किया है। जैसे सुबह सुबह अगरबत्ती करना बहुत जरूरी है, वैसे लाइक बटन प्रेस करके जरूरी है। एक अलग सी ऊर्जा आपके अंदर आएगी और आप बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब देंगे। अगला देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। लैब स्टडी हमने किया और एक बच्चे में सस्पेक्ट हुआ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। हमने लैब स्टडी किया और एक बच्चे में क्या सस्पेक्ट हुआ? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नर्स ने रिव्यू किया लैब रिजल्ट, नोइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट वुड इंडिकेट दिस टाइप ऑफ एनीमिया। कौन सा रिजल्ट इस तरीके के एनीमिया के बारे में हमें बताएगा? पहला लिखा हुआ है एलिवेटेड हीमोग्लोबिन लेवल, दूसरा है डिक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट, तीसरा है एलिवेटेड रेड ब्लड सेल काउंट, चौथा लिखा हुआ है रेड ब्लड सेल दैट आर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है, कौन सा लैब रिजल्ट आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है? जवाब लिखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थोड़ा इजी की तरफ लेके आता हूं अब आपको मैं, चिंता मत करो, सभी तरीके के क्वेश्चन बताऊंगा यहां पे। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, एग्जैक्टली। देखिएगा, ये अपना है आरबीसी और इस आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और आयरन जो है वो आयरन किसके बनने के लिए जरूरी है? हीमोग्लोबिन के बनने के लिए। जब भी आयरन की कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा? कम। हीमोग्लोबिन जब आरबीसी में कम हो जाएगा तो आरबीसी का कलर फीका पड़ जाएगा, इसको बोलते हैं हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक का मतलब होता है लेस हो जाना हीमोग्लोबिन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन कम होगा तो इसका कलर कम हो जाएगा। 30 पिकोग्राम नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में, वो 30 से अगर 10 हो जाएगा पिकोग्राम में तो हीमोग्लोबिन क्या हो गया? कम। हीमोग्लोबिन कम हो गया तो कलर फीका पड़ गया, हाइपोक्रोमिक कहते हैं। और जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो ये आरबीसी जो इतनी फूली फूली रहती थी वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही रहती थी, ये भी क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। इसका डायमीटर जो है वो पहले 7.2 माइक्रोन था, अब इसका डायमीटर जो है वो 4 माइक्रोन रह गया, छोटी हो गई, क्योंकि अंदर से हीमोग्लोबिन खाली हो गया। हीमोग्लोबिन जब खाली हो गया, छोटी हो गई, तो इसको बोलते हैं माइक्रो हो गई। कैसी हो गई? माइक्रो। साइट मतलब सेल, तो सेल का साइज कैसा हो गया? छोटा हो गया। आरबीसी जो है वो स्मॉल साइज की हो गई। कैसी होगी? स्मॉल साइज की होगी, क्योंकि अंदर से हीमोग्लोबिन क्या हो गया? खाली। ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को इंडिकेट करता है। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहते हैं इसको। पेरिफेरल ब्लड फिल्म एक टेस्ट होता है और उसके थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि आयरन जो है वो उसमें हीमोग्लोबिन कम हो गया है और उसकी साइज छोटी हो गई है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। क्लियर हो गया? एलिवेटेड हीमोग्लोबिन नहीं होता है, डिक्रीज हो जाता है हीमोग्लोबिन। डिक्रीज नहीं होती है, रेटिकुलोसाइट ज्यादा हो जाएगी। और एलिवेटेड रेड ब्लड सेल नहीं होती है, कम होती है। तो ये उल्टे ऑप्शन लिखे हुए, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर यहां पे रहेगा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक टाइप का एनीमिया। क्लियर हो गया? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ दीज आर साइन ऑफ एनीमिया? इनमें से कौन सा एनीमिया का साइन है? सभी लोग अपना जवाब लिखिएगा। एनीमिया का कौन सा साइन है? पेल गम, डार्क सर्किल अंडर द आईज, ब्लीडिंग और नम्बनेस इन हैंड और फीट। 4 ऑप्शन लिखे हुए। एनीमिया का साइन कौन सा है? बहुत बढ़िया, सभी लोग अपना बेस्ट जवाब लिखिएगा। पहला लिखा हुआ है पेल गम्स, दूसरा है डार्क सर्किल अंडर द आई,
तीसरा लिखा हुआ है ब्लीडिंग, और चौथा क्या लिखा हुआ है, नमनेस इन हैंड और फीट। विच इज द करेक्ट वन? जवाब लिखेगा भाई फटाफट से जवाब लिखेगा। कमेंट बॉक्स, राफेल से धीरे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे तेज राफेल और हमारे लिए सबसे तेज आप लोग, जिनके कमेंट चलेंगे स्पीड से। बहुत ही बढ़िया। एडी दो तरीके के जवाब आ रहे हैं भाई, क्यों? दो तरीके के जवाब देखिएगा, दो तरीके के जवाब, ए बी डी नहीं। देखो कौन सा साइन है एनीमिया का, ये साइन लिखा है। अब अगर आंख के नीचे काले सर्किल आ जाते हैं तो ये एनीमिया का साइन नहीं है, चिंता का विषय है। क्या है? चिंता का विषय है। डार्क सर्किल अंडर द आई एनीमिया को इंडिकेट नहीं करता है। एनीमिया का साइन ब्लीडिंग नहीं है, ब्लीडिंग से एनीमिया होता है। सी कैसे होगा दोस्त? ब्लीडिंग एनीमिया का साइन नहीं है, जब ब्लीडिंग होता है तो एनीमिया होता है। तो एनीमिया का साइन ब्लीडिंग नहीं है, ब्लीडिंग के बाद में एनीमिया होता है। अच्छा, ब्लीडिंग हो रही है तो एनीमिया भाई, ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, प्लेटलेट कम होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर गड़बड़ होते हैं, तब ब्लीडिंग होती है। तो ये नहीं हुआ। डार्क सर्किल अंडर द आई जो है वो एनीमिया का साइन नहीं है। ये दोनों तो गलत हो गए। अब एक ऑप्शन लिखा हुआ है पेल गम्स, एक लिखा हुआ है नमनेस इन हैंड और फीट। याद रखिएगा, हाथ और हथेलियों के अंदर जब नमनेस होती है तो ये इंडिकेट करता है कि आपको विटामिन B12 का डेफिशिएंसी है। ये विटामिन डेफिशिएंसी होती है बेसिकली, और स्पेशली किसकी होती है? विटामिन B12 या विटामिन B6, बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी होती है, जो कि एनीमिया का क्लासिकल साइन नहीं है। एनीमिया में पेलरनेस आती है। क्या आती है? पेलर। एनीमिया का एक क्लासिकल साइन है पेलर, और यहां पे भी लिखा हुआ है पेल गम्स, मतलब पेलर गम्स। पेलरनेस इंडिकेट करता है कि वहां पे ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई आरबीसी की, इसलिए लालिमा चली गई है। कंजक्टाइवा को देखते हैं, गम्स के देखते हैं, टंग को, जीभ को देखते हैं, है ना। एक तो गम पेल हो जाते हैं, एक टंग जो होती है वो पेल हो जाती है, एक कंजक्टाइवा जो होती है, कंजक्टाइवा, उसमें पेलरनेस आ जाती है। ये जो जगह होती है ये पेल हो जाते हैं। पेल का मतलब होता है ये फीके पड़ जाते हैं। नॉर्मली ये लाल बम होते हैं, लेकिन ये क्या पड़ जाते हैं? फीके। और इनमें जब पेलरनेस आ जाती है तो ये किसको इंडिकेट करते हैं? एनीमिया के साइन होते हैं। तो एनीमिया का साइन है पेल गम्स। ए करेक्ट है, बी सी और डी तीनों ही गलत है। क्लियर हुई कि नहीं हुई? बहुत ही बढ़िया, एग्जैक्टली। अगला देखिएगा, द मोस्ट प्रिविलेंट न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर among young children is iron deficiency anemia. A major reason for this in young children. यंग बच्चों के अंदर, अभी हमने बताया था यंग बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। जैसे एक तो थे टीन एज, और यंग बच्चों का मतलब होता है छोटे बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ज्यादा होता है। तब आपको यह बताना है कि गुड, ये बताना है आपको कि मोस्ट, अरे भाई पेल गम्स का मतलब जॉन्डिस नहीं होता है। पेल गम्स का मतलब पीले मसूड़े नहीं है, वो येलो होता है। इस पेल वर्ड का मतलब पीला नहीं होता है, याद रखिएगा। पेल मतलब पीला नहीं है, पीले को इंग्लिश में येलो कहते हैं। पेलरनेस एक साइन है, जब रेडनेस थोड़ी फीकी पड़ जाती है और वो थोड़ा व्हाइटिश लुक आता है, उसको पेलर कहते हैं। येलो अलग कलर है भाई, वो जॉन्डिस में होता है, वो अलग है। ये मिक्स कैसे कर रहे हो तुम? ये पीले मसूड़े पेलर नहीं है। हाँ गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां पे मोस्ट प्रिवलेंट न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर यंग चिल्ड्रन में क्या है? ब्लड डिसऑर्डर, ओवर फीडिंग ऑफ मिल्क, लैक ऑफ एडिक्वेट आयरन रिजर्व फ्रॉम मदर, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड अर्ली फॉर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन। विच इज द करेक्ट वन? ओवर फीडिंग ऑफ मिल्क। अरे मेरे दोस्त, यंग बच्चे का मतलब हो गया, यंग चिल्ड्रन का मतलब होता है, यंग चिल्ड्रन का मतलब होता है कि न्यूबॉर्न, जो सबसे जवान कब होते हैं? हम बोले हम जवान हो गए, अरे जवान तो पैदा होते ही थे तुम। सबसे ज्यादा यंग कब होता है? 0 दिन कब? आज पैदा हुआ वो सबसे जवान आदमी है। अब 1 दिन बूढ़ा, 1 डे ओल्ड, 2 डे ओल्ड, 10 डे ओल्ड, 10 ईयर ओल्ड, 100 ईयर ओल्ड, अब तुम बूढ़े होते जाओगे। सबसे ज्यादा जवान कब है? जब आप पैदा हुए थे। तो पैदा हुए उस समय सबसे ज्यादा जवान थे। अब ये न्यूबॉर्न बेबी को हम क्या सजेस्ट करते हैं? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ये हम बोलते हैं इसको। बहुत ज्यादा दूध पिलाओ, जम के पिलाओ, जितना पिला सकते हो उतना पिलाओ, जितना पिला सकते हो उतना पिलाओ। तो ओवर फीडिंग का तो हम रोज सजेस्ट करते हैं, तो इससे सभी को एनीमिया हो जाना चाहिए। हम ऐसा कहते हैं कि यार भाई एनीमिया हो जाएगा, इसको दूध थोड़ा देख देख के पिलाना, ज्यादा पिला दिया तो खून की कमी हो जाएगी। हाउ इट पॉसिबल? याद रखिएगा, ये कारण नहीं है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। दूध ज्यादा पिलाना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का कारण नहीं है, उसका तो खाना ही दूध है, उसका तो खाना ही दूध है। तो ये तो गलत हो गया। ब्लड डिसऑर्डर से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन रीजन नहीं है,
मोस्ट प्रिवलेंट न्यूट्रिशनल रीजन नहीं है, न्यूट्रिशनल पूछा है, याद रखिएगा। और इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड अर्ली फॉर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन, ये कारण नहीं है, याद रखिएगा। छोटा बच्चे का फीडिंग दूध होता है, दूध आयरन का पुअर सोर्स है, लेकिन फिर भी बच्चे में आयरन की कमी इसलिए नहीं होती है क्योंकि मां से आयरन लेके आता है। और हम पूरी प्रेगनेंसी में मां को आयरन देते हैं, आयरन देते हैं, आयरन देते हैं। क्यों देते हैं? मां को इतनी जरूरत एकदम प्रेगनेंसी में कहां से हो गई? पहले तो नहीं देते थे। अरे मां को तो जरूरत हो ना हो, बच्चे को चाहिए, और बच्चे में खूब आयरन देना है हमें, मां के थ्रू ही जा सकता है क्योंकि मां के अंदर है, पिताजी के अंदर नहीं है। इसलिए हम आयरन की गोली पिताजी को नहीं देते। अरे तुम्हारी जो है वाइफ प्रेग्नेंट होगी, पिताजी आयरन खाओ, पिताजी को नहीं देते। उनके खाने से कुछ नहीं होगा, पिताजी फालतू में आयरन मैन बन जाएंगे। आयरन मैन तो उस अंदर वाले बच्चे को बनाना है, और उसके लिए गोली किसको खानी पड़ेगी? माता को खानी पड़ेगी। इसलिए मां को दुनिया में सबसे बड़ा दर्जा दिया है क्योंकि वो गोली भी आप लोगों के लिए खाती है, और वो 9 महीने तक गोली खाती है, आपका ध्यान रखती है, वो मां है। समझ रहे हो बात को? और उस मां को आयरन खिलाया तो उसके बच्चे में आयरन की कमी नहीं होगी। और जो मां आयरन नहीं खा के पिज्जा पे जोर देती है, किस पे? पिज्जा पे जोर दे। मॉडर्न मदर जो पिज्जा पे जोर देती है, मॉडर्न मदर जो फेसबुक इंस्टाग्राम चलाती है, वो हमारी माँ तो का कोई अकाउंट ही नहीं है, ना तो फेसबुक पे है ना इंस्टाग्राम पे। लेकिन आजकल की जो मॉडर्न मदर है उनके सब जगह अकाउंट है, और आयरन का तो टाइम नहीं है, जोमेटो पे उनको ऑर्डर करने का टाइम है, और वो पिज्जा खाती है तो क्या हो जाता है? उनमें आयरन नहीं होता, तो बच्चे में वो आयरन नहीं जा पाता। एडिक्वेट आयरन की बच्चे में कमी रहती है, और उसकी वजह से उस बच्चे में आयरन की क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है। उस बच्चे में आयरन की क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी। समझ आ गया ना? बहुत इंटरेस्टिंग है। सी करेक्ट आंसर है, ए बी ओ डी तीनों ही गलत है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कैन कॉज पाइका। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किसकी वजह से हो सकता है? पाइका की वजह से हो सकता है। ए रेयर कंडीशन इन विच ए पर्सन क्रेव ईटिंग नॉन फूड आइटम, विच ऑफ दीज वुड ही और सी ईट? कौन सा ईट कर सकते हैं? पहला है आइस, दूसरा है सोइल, तीसरा है क्ले, और चौथा है नन ऑफ द अबव। विच इज द करेक्ट वन? जवाब लिखिएगा भाई, जवाब लिखिएगा भाई। यंग चिल्ड्रन और न्यूबॉर्न एक कैसे हुआ? एक ऐसे हुआ कि जो बच्चा, यंग चिल्ड्रन का मतलब होता है जितना जवान बच्चा, तो हम उसको न्यूबॉर्न भी बोल सकते हैं, अर्ली एज वाला ग्रुप बोलते हैं, जो जल्दी वाला टाइम पीरियड है ना, जितना पास में है, पैदा होने के जितना पास में है उसको यंग कहते हैं। ठीक है, यहां पे एज ग्रुप का सवाल नहीं पूछा दोस्त, सवाल को समझने का तरीके पे फोकस करो। गुड। तो पाइका का मतलब क्या है? आइस, सोइल, क्ले और नन ऑफ द अबव। अरे सोइल नहीं कहते, वो सोइल नहीं खाता है कोई, चिकनी मिट्टी खाता है, उसको क्ले कहते हैं, है ना। सोइल तो मिट्टी होती है, मिट्टी को कौन खाता है? मिट्टी नहीं खाते हैं, चिकनी मिट्टी खाते हैं, है कि नहीं? पाइका जो नॉन फूड सब्सटेंसेज होते हैं उसमें क्रेविंग होती है, तो कौन सा? चिकनी मिट्टी। आपने देखा होगा ना, जो वो मिट्टी होती है जो जिससे जो बाल को धोने के लिए फीमेल्स काम में लेते हैं, वो है क्ले। एक मिट्टी ये सोइल तो ये है जो मिट्टी आपके भारत माता वाली मिट्टी, ये नहीं खाता है कोई, है ना, इसको पकड़ के नहीं खाता। वो कौन सी खाते हैं? वो क्ले ज्यादा खाते हैं। क्ले किसको बोलते हैं? वो जो चिकनी मिट्टी जिससे बाल धोते हैं। एग्जैक्टली, दैट इज द करेक्ट वन। तो सी यहां पे होगा, ए बी ओ डी। पाई का मतलब नॉन न्यूट्रिशनस सब्सटेंस। नेक्स्ट देखिएगा, सवाल है आयरन इज स्टोर इन द बॉडी एज। आयरन की बॉडी में स्टोरेज फॉर्म कौन सी है? जवाब लिखिएगा, आयरन की स्टोरेज फॉर्म कौन सी है? फेरिटीन, फेरस सल्फेट, ट्रांसफेरिन और हीमोसिडेरिन। स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन। सभी लोग अपना बेस्ट जवाब लिखिएगा। बहुत ही बढ़िया। आयरन की स्टोरेज फॉर्म पूछिए दोस्त। आयरन की स्टोरेज फॉर्म, वन इज फेरिटीन, वन इज फेरस सल्फेट, वन इज योर ट्रांसफेरिन और वन इज योर हीमोसिडेरिन। स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन, which is the storage form of iron? Iron is stored in the body in the form of ferritin. Very good. A यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फेरिटिन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन। हालांकि आयरन की स्टोरेज फॉर्म जो होती है वो हीमोसिडेरिन भी होती है, लेकिन आयरन जो है वो सबसे ज्यादा 80% आयरन किस फॉर्म में स्टोर होता है? 80 to 90% आयरन जो होता है वो फेरिटिन फॉर्म में स्टोर होता है, और लेस 10% आयरन जो है वो हीमोसिडेरिन फॉर्म में होता है। इसलिए करेक्ट आंसर ए बनेगा। फेरस सल्फेट इज नॉट द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन, इट्स एब्जॉर्बल फॉर्म ऑफ आयरन, और ट्रांसफेरिन इज द ट्रांसफर द आयरन, ट्रांसफॉर्म फॉर्म ऑफ द आयरन। क्लियर है? ए करेक्ट आंसर है।
ए चाइल्ड इज एन ओरल प्रिपरेशन हु इज द इंपॉर्टेंट टीचिंग पॉइंट ऑफ दिस चाइल्ड। अब आयरन की कमी है तो बच्चे को ओरल प्रिपरेशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आयरन की कमी वाले बच्चे को ओरल प्रिपरेशन दे रहे हैं। कौन सी इंपॉर्टेंट टीचिंग पॉइंट है जो इस बच्चे को आप कराएंगे? टीचिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है? लूज स्टूल आर कॉमन विद आयरन प्रिपरेशन। जब आयरन प्रिपरेशन लेगा तो लूज स्टूल कॉमन है। आयरन प्रिपरेशन नीड टू टेक 1 आवर बिफोर मील। आयरन को खाने के 1 घंटा पहले लेना है। अलाउ चाइल्ड टू टेक डाइल्यूटेड आयरन प्रिपरेशन थ्रू स्ट्रो। स्ट्रो से डाइल्यूटेड आयरन लेना है। और अवॉइड सिट्रस फ्रूट अलोंग विद आयरन थेरेपी। आयरन थेरेपी के साथ में सिट्रस फ्रूट नहीं लेना है। विच इज द करेक्ट वन? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और आई थिंक आप सभी लोग बेस्ट जवाब दे देंगे। बहुत ही बढ़िया। आयरन डायरिया नहीं कराता है, कॉन्स्टिपेशन कराता है। बहुत अच्छे निखिल, बहुत बढ़िया। आयरन क्या कराता है? कॉन्स्टिपेशन कराता है, डायरिया नहीं कराता है। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है। लूज स्टूल नहीं होगा, इससे क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन होगा। दूसरा, आयरन प्रिपरेशन जो होता है वो 1 आवर बिफोर मील, ये टाइम नहीं रहता है। बिटवीन मील ले लो, 2 खाने के बीच में, जब पेट में खाना नहीं हो, या रात को सोते समय बेस्ट टाइम है। तो ये भी गलत हो गया। और सिट्रस फ्रूट अवॉइड नहीं करना है, देना है। अवॉइड नहीं करना है, देना है। आयरन को हमेशा स्ट्रो से देते हैं। किससे देते हैं? स्ट्रो से देते हैं, क्योंकि स्ट्रो से जब आयरन देंगे तो ये टीथ को जो है काला नहीं करेगा। नहीं तो आयरन से टीथ काले हो जाते हैं। स्ट्रो से लेंगे तो ये टीथ को बाईपास कर देगा और सीधा पेट में चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैब वैल्यू इज नॉट पार्ट ऑफ बेसिक वर्क टू स्क्रीन फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की हम स्क्रीनिंग करते हैं तो इनमें से कौन सा स्क्रीनिंग में, बेसिक वर्क में अपना रोल प्ले नहीं करता है, बेसिक वर्क में काम नहीं आता है? कौन सा रहेगा वो? पहला लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन, दूसरा है सीरम फेरिटिन, तीसरा है ट्रांसफेरिन सैचुरेशन, चौथा है हेप्टोग्लोबिन। 4 ऑप्शन हमने यहां पे लिखे। और कौन सा बेसिक वर्क में नहीं आएगा? लैब वैल्यू नहीं है, पार्ट नहीं है। जब हम बेसिक वर्क स्क्रीनिंग के लिए करते हैं, और किसकी स्क्रीनिंग करते हैं? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की स्क्रीनिंग करते हैं। जब एक मरीज में हम सस्पेक्ट करते हैं कि इसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो आयरन का जो बेसिक वर्क किया जाता है उसमें कौन सा चीज नहीं आता है? सभी लोग अपना बेस्ट जवाब लिखिएगा। कौन सा नहीं आता है? याद रखिएगा, बेसिक वर्क के अंदर कौन नहीं आएगा? आयरन प्रोफाइल की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? आयरन प्रोफाइल की। आयरन प्रोफाइल की। आयरन का बेसिक वर्क होता है आयरन प्रोफाइल। आयरन प्रोफाइल में फेरिटिन आता है, ट्रांसफेरिन सैचुरेटेड आता है, इसको TIBC कहते हैं, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। और हेप्टोग्लोबुलिन आता है, जिसको हम लीवर के द्वारा बनने वाले जो सेल है वो ग्लोबुलिन है, ये हेप्टोग्लोबुलिन है। लेकिन हीमोग्लोबिन जो होता है ना, ये हीमोग्लोबिन आता है CBC के अंदर। ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन किसका पार्ट है? ये हीमोग्लोबिन CBC का पार्ट है। और CBC जो है वो आयरन के स्क्रीनिंग में नहीं आता है। याद रखिएगा, CBC पहले करते हैं, उसमें अगर हीमोग्लोबिन कम आता है तो कोई भी एनीमिया हो सकता है। लेकिन अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पता करना है तो फिर आप आयरन प्रोफाइल चेक कराओगे, और इसमें ये तीनों आएंगे, फेरिटिन, ट्रांसफेरिन सैचुरेटेड और हेप्टोग्लोबुलिन। हेप्टो मतलब हिपेटोसाइट, ग्लोबुलिन मतलब प्रोटीन। और लीवर जो प्रोटीन बनाता है उसी प्रोटीन को ट्रांसफेरिटिन के नाम से जानते हैं, जो आयरन के साथ में बाइंड होती है। इसको आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। याद रखें कि आपको जवाब देना है कंसेप्ट के साथ में। मैंने बोला ना, हल्के सवाल नहीं है यहाँ पे कुछ भी। यहाँ तो हर एक सवाल में कंसेप्ट है, बिना कंसेप्ट के तो सवाल ही नहीं होते हैं। दिमाग के बत्ती खोल दे ऐसे सवाल हम करते हैं, और इसी से आपके फ्यूचर एग्जाम करेक्ट होंगे। हम उन सवालों से पीछे नहीं रहते हैं जो सब कर लेते हैं, हम उन्हीं से पीछे रहते हैं जो कोई नहीं कर पाता और तब हम कर जाते हैं। सभी लोग एक जैसा जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब सभी वैसा ही करके आएंगे, और उसमें कोई अगर दिमाग लगा देगा तो उसका सवाल करेक्ट हो जाएगा। बस उसको दिमाग लगाना है, डेड नहीं लगाना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। B, C और D तीनों ही आते हैं। चलो भाई, ओरल आयरन एब्जॉर्प्शन इज इंपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ओरल आयरन एब्जॉर्प्शन, ओरल आयरन एब्जॉर्प्शन जो है वो इंपेयर्ड होता है किसके द्वारा, ये आपको बताना है। ऑरेंज जूस, ओमेप्राजोल, सिप्रोफ्लोक्सासिन, A+B, B+C, विच इज द करेक्ट वन?
सभी लोग अपना बेस्ट जवाब लिखिएगा। जवाब लिखिएगा भाई, क्या करेक्ट आंसर रहेगा। वेरी गुड, सभी लोग अपना बेस्ट जवाब लिखें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। जवाब लिखें और स्पीड से। अरे ये कैसे होगा दोस्त, इंपेयर्ड लिखा है, पहले सुनो तो सही, पढ़ो तो सही इसको। यहां पे हमने लिखा है इंपेयर्ड। इंपेयर्ड मतलब जो ऑरेंज जूस तो आयरन का एब्जॉर्प्शन करवाएगा, इंपेयर्ड कैसे करेगा। ऑरेंज जूस आयरन का एब्जॉर्प्शन कराता है। हमने पूछा है आयरन का एब्जॉर्प्शन इंपेयर्ड कौन, इंपेयर्ड मतलब लंगड़ा कौन कर देगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, ये कौन कह रहा है। ऑरेंज जूस ऐसा थोड़ी कहेगा, वो तो कहेगा करवाऊंगा करवाऊंगा, तो वो तो एब्जॉर्प्शन करवाता है। ऑरेंज जूस जवाब नहीं होगा। ये ओमिप्राजोल जो पीपीआईज है, ये सिप्रोफ्लोक्सासिन जो एंटीबायोटिक है, ये एब्जॉर्प्शन को नहीं होने देते हैं। समझ रहे हो बात को। एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लोक्सासिन और ओमिप्राजोल, ओमिप्राजोल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है, ये एक एंटीबायोटिक है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, और ये आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ई। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज नॉट रिकमेंडेड पेशेंट विद हार्ट फेलियर एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एक मरीज है जिसको हार्ट फेलियर और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो उसको कौन सा एजेंट रिकमेंडेड नहीं करते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और हार्ट फेलियर वाले मरीज में कौन सा एजेंट रिकमेंडेड नहीं करते हैं। पहला लिखा हुआ है फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज, दूसरा लिखा हुआ है आयरन डेक्स्ट्रान। अरे बी और सी क्या है, बी और सी का मतलब है ये बी और ये सी दोनों। वाह भाई, ये बी ये सी, ये है बी और सी, इसलिए करेक्ट आंसर है ई। ये दोनों ही आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंपेयर्ड करते हैं, ये है बी और सी। क्लियर हो गया ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही शानदार। अब अगला क्वेश्चन जवाब लिखिएगा। बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने ए लिखा है, कुछ लोगों ने डी लिखा है। याद रखिएगा, जब किसी मरीज में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो, हार्ट फेलियर हो, तो फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज आयरन की डेफिशिएंसी को दूर करेगा। हार्ट फेलियर का कारण ही एनीमिया है, एनीमिया से हार्ट फेल हो जाता है, तो ये तो देंगे। आयरन डेक्स्ट्रान देंगे, आयरन सुक्रोज भी देंगे, क्योंकि तीनों में आयरन होता है। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो इपोटिन अल्फा है, ये इपोटिन अल्फा जो है, ये आपका एरिथ्रोपोएटिन है। क्या है ये, एरिथ्रोपोएटिन है। और एरिथ्रोपोएटिन जो होता है ये रीनल फेलियर वाले मरीज में देते हैं। किस में देते हैं, रीनल फेलियर वाले मरीज में देते हैं, कि जिसका किडनी गड़बड़ है, क्रोनिक किडनी डिजीज होता है, उसको हम एरिथ्रोपोएटिन देते हैं, क्योंकि एरिथ्रोपोएटिन किडनी बनाती है और वो एरिथ्रोपोएसिस के लिए जिम्मेदार है, आरबीसी को बनाएगी। तो ये रीनल फेलियर वाले को देते हैं। आयरन की कमी होती है, उससे हार्ट फेल हो जाता है, उनको हम आयरन रिप्लेस करते हैं। तो ऊपर वाले तीनों यहाँ पे रहेंगे, क्लियर है, लेकिन डी यहाँ पे नहीं रहेगा। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट हैज बीन एसोसिएटेड विद इम्यूनोग्लोबुलिन ई मीडिएटेड एनाफाइलेटिक रिएक्शन एंड रिक्वायर्ड टेस्ट डोज प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फुल डोज। इनमें से आयरन का कौन सा प्रिपरेशन है जिसको देने से पहले हम वहां पे टेस्ट डोज जो है वो लगाते हैं। देने से पहले हम क्या लगाते हैं, टेस्ट डोज लगाते हैं और फिर उसको देते हैं, क्योंकि उनको देने से एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो जाती है। कौन सी रिएक्शन हो जाती है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो जाती है। जो ड्रग की वजह से टाइप 1 रिएक्शन होती है, इसको एनाफाइलेटिक रिएक्शन कहते हैं। एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो जाती है, इसलिए वो ना हो इसके लिए हम पहले क्या लगाते हैं, एएसटी करते हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट कराते हैं, टेस्ट डोज देते हैं। वो कौन सा आयरन प्रिपरेशन है, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज, आयरन सुक्रोज, आयरन डेक्स्ट्रान, बी एंड सी। सभी लोग अपना बेस्ट जवाब लिखिएगा। कौन सा देने से पहले हम टेस्ट डोज देके फिर उसको लगाते हैं, विच टाइप ऑफ दैट आयरन। बहुत बढ़िया। जब भी हम आयरन डेक्स्ट्रान और सुक्रोज देंगे तो टेस्ट डोज देने के बाद में उसको देते हैं, तो ये डी करेक्ट आंसर है। फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज जो है उसको देने से पहले टेस्ट डोज देने का जरूरत नहीं रहता है, क्लियर है। वो लेस रिएक्टिव है, ये थोड़े रिएक्शन करने वाले सब्सटेंसेज है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द फॉलोइंग लैब फाइंडिंग विच इज नॉट ए फीचर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। कौन सा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का फीचर नहीं है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया,
डिक्रीज बोन मैरो आयरन, डिक्रीज रेड सेल प्रोटोपायरिन, इंक्रीज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। 4 ऑप्शन है, कौन सा लैब फाइंडिंग नॉट ए फीचर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का कौन सा फीचर नहीं है, यह सवाल ने पूछा है। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया सबसे पहला फीचर है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। दूसरा लिखा हुआ है डिक्रीज बोन मैरो आयरन, बोन मैरो आयरन का कम होना, याद रखिएगा बोन मैरो में आयरन का कम होना। डिक्रीज रेड सेल प्रोटोपायरिन, रेड सेल प्रोटोपायरिन का कम होना, नोट क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और इंक्रीज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, समझिएगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का फीचर होता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। अब मैक्सिमम लोग डी जवाब लिख रहे हैं, पहले इसको समझ लो। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या थी, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या थी कि मान लो एक आयरन है और 3 है आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, और एक के साथ में कौन बाइंड हो जाएगा, ये आयरन बाइंड हो जाएगा। तो पीछे आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी बची, 1 और 2 बची। अब मान लो आयरन नहीं है, अब मान लो आयरन नहीं है, तो ये तीसरी वाली भी क्या रहती है, फ्री रहती है। तो अब ये 1, 2 और 3 होती है। तो जब भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, ये आयरन की कमी होती है, तो आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी हमेशा ज़्यादा होती है। ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का साइन है, इसलिए डी जवाब नहीं बनेगा। फिर सुन लीजिएगा, जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक भी होता है और आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ी हुई होती है। हीमोग्लोबिन आरबीसी कम होते हैं, समझ लो बात को, तो ये बढ़ी हुई होती है। इसके अलावा बोन मैरो के पास में आयरन जो है वो कम जाएगा क्योंकि आयरन की कमी है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि बोन मैरो के पास में भी आयरन क्या जाएगा, कम जाएगा। डिक्रीज रेड सेल प्रोटोपायरिन, प्रोटोपायरिन जो होते हैं, पोरपायरिन जो रिंग होती है वो एमाइनो एसिड की बनती है, आयरन की नहीं बनती है। तो पोरपायरिन रिंग अगर कम है तो एमाइनो एसिड की कमी होती है, ये आयरन की नहीं बनी होती है, इसलिए करेक्ट आंसर यहां पे क्या बनेगा, सी। दिस इज नॉट द फीचर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के फीचर में माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक रहेगा, बोन मैरो आयरन की कमी हो जाएगी और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये तीनों फीचर है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। क्लियर है, वेरी गुड। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी। द फॉलोइंग इज इंक्रीज इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। चलिए एक और सवाल उसी से संबंधित कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कौन सी चीज इंक्रीज हो जाती है। अब तो आसान कर दिया हमने इसको, अगर आयरन नहीं है तो कौन सी चीज ज्यादा हो जाएगी, वो जो आयरन के साथ में बाइंड होती थी, है ना। एक लड़के की शादी लड़की से होती है, अब गर्ल्स का जो रेशियो है वो अगर कम हो जाएगा तो बिना शादी के लड़के ज्यादा हो जाएंगे। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है, तो यहां पे भी यही कंसेप्ट है। तो कौन ज्यादा हो जाएगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ये क्या हो जाती है, ज्यादा होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, जिसको हम ट्रांसफेरिटिन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रांसफेरिटिन, ट्रांसफेरिटिन। और ट्रांसफर करने के लिए कुछ नहीं है तो खाली पड़ी हुई है, सी यहां पे करेक्ट आंसर है। अगला है अर्लीस्ट रेस्पॉन्स ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज इंक्रीजिंग। जैसे ही आप आयरन डेफिशिएंसी का इलाज करने लगते हो तो सबसे पहले कौन बढ़ता है, सबसे पहले कौन बढ़ता है। जब आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का ट्रीटमेंट करते हो तो उसके ट्रीटमेंट के दौरान अर्लीस्ट रेस्पॉन्स के अंदर क्या चीज बढ़ जाएगी, पैक सेल वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ न्यूट्रोफिल, रेटिकुलोसाइट काउंट और हीमोग्लोबिन का लेवल। जब आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का ट्रीटमेंट शुरू करते हो, मान लो मरीज में एनीमिया बहुत ज़्यादा है और हीमोग्लोबिन जो है बहुत कम हो गया उसका, और जैसे आप ट्रीटमेंट शुरू करोगे तो सबसे पहले कौन बढ़ेगा, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले कौन बढ़ता है, जवाब लिखिएगा, हु इज द फर्स्ट अर्लीस्ट इंक्रीज। अब याद रखिएगा पैक सेल वॉल्यूम जो होती है वो तो आरबीसी को इंडिकेट करता है, परसेंटेज ऑफ न्यूट्रोफिल का संबंध इससे नहीं है, वो तो गलत ही हो गया। हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी में पाया जाता है ना, हीमोग्लोबिन आरबीसी में, और ये दोनों ही मैच्योर आरबीसी को इंडिकेट करता है। अब जैसे ही आप ट्रीटमेंट शुरू करोगे बोन मैरो हाउस से आरबीसी बनेगी, तो धरते ही मैच्योर आरबीसी नहीं बनती है। बोन मैरो में सबसे पहले जो आरबीसी बनती है वो कौन सी आरबीसी बनती है, इमैच्योर आरबीसी, और इमैच्योर आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलोसाइट काउंट। तो जैसे आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का ट्रीटमेंट शुरू करोगे सबसे पहले अर्लीस्ट इंक्रीज किसका होगा,
इमैच्योर आरबीसी का, और इमैच्योर आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलोसाइट काउंट, और वो फिर मैच्योर होएगी विटामिन B12 और फोलिक एसिड से। इसलिए आपको पता हो तो जब हम आयरन देते हैं तो उसके साथ में क्या देते हैं, फोलिक एसिड देते हैं। क्या देते हैं, फोलिक एसिड। ये क्या करता है, इस रेटिकुलोसाइट को किस में कन्वर्ट करेगा, एरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट करेगा। और जब एरिथ्रोसाइट्स बनेगी तो इसका मतलब उसमें क्या बन गया, हीमोग्लोबिन भी बन गया, और इसका मतलब वो कौन सी बन गई, आरबीसी बन गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, सी, रेटिकुलोसाइट काउंट सबसे पहले बढ़ती है, अर्लीस्ट पूछा हमने। क्लियर हुई कहानी, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के होने का सबसे कॉमन कारण क्या है, जवाब लिखिएगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के होने का सबसे कॉमन कारण, इनेबल टू एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, एब्जॉर्प्शन का नहीं होना, लैक ऑफ आयरन इंटेक इन डाइट, डाइट में आयरन का इंटेक नहीं होना, अगला लिखा हुआ है प्रेगनेंसी, और अगला लिखा हुआ है क्रॉनिक ब्लड लॉस। आयरन की कमी के होने का मोस्ट कॉमन कारण क्या है, जवाब लिखिएगा। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, सभी लोग बेस्ट जवाब लिखिएगा। आयरन की कमी होने का मोस्ट कॉमन कारण क्या है, जवाब लिखिएगा भाई, सब लोगों को जवाब लिखना है, बहुत अच्छे। ए जवाब, कुछ लोगों ने बी लिखा है, कुछ ने डी, कुछ ने सी, अपने अपने हिसाब से कमी की है। पहला है एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, दूसरा है इंटेक कम हो रहा है, तीसरा है प्रेगनेंसी है, चौथा है क्रॉनिक ब्लड लॉस। तो कमी होने का कारण होता है खर्च होना। जब आप अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करने लगते हो, आमदनी अट्ठन्ना और खर्चा रुपया, तो कमी रहेगी, हमेशा परेशानी रहेगी जिंदगी में। तो आयरन की कमी भी कब होती है, जब खर्चा ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होता है, ये मोस्ट कॉमन कारण है आयरन की कमी होने का कारण। देखो मैंने बोला ना, फीमेल में कम होता है क्योंकि मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस होता है, मेल में कम होता है क्योंकि लॉस होता है, लॉस लॉस लॉस, लॉस की वजह से लॉस होगा, लॉस की वजह से कमी होगी, कमी को कमी से मिलाए, डेफिशिएंसी और लॉस को मिलाए, है ना। एब्जॉर्प्शन इंटरफेयर होने से भी आयरन की कमी होती है, जब आप कम लेते हैं तो कमी होगी, प्रेगनेंसी में कमी होती है, कारण सारे हैं, मोस्ट कॉमन पूछा तो मोस्ट कॉमन जो है वो कमी की वजह से होता है, और ये है क्रॉनिक ब्लड लॉस। तो डी यहां पे करेक्ट आंसर है, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। क्लियर है ना, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ आयरन स्टोर इन द बॉडी, बॉडी में आयरन के स्टोरेज का सबसे एक्यूरेट तरीका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ये गलत नहीं होगा, गारंटी है मेरा, है ना। कुछ तो मैं सही करा के जाऊंगा, चिंता मत करो, कुछ मैं आपका पाले में गेंद डालूंगा जरूर। तो यहां पे देखिएगा बिल्कुल है। और अब कमेंट बॉक्स राफेल से धीरे चला तो मैं एक और खतरनाक क्वेश्चन बाउंस डाल दूंगा, तो आपको यहां पे फटाक से जबरदस्त वाला जवाब देना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, ये हुई ना बात। देखिए अब राफेल बन गया तो ये बात आई गेंद पाले में, और सीरम फेरिटिन यहां पे करेक्ट आंसर है। समझ आया ना, मजा आया ना। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा सब्सटेंस डाइट के अंदर फेवर करेगा आयरन के एब्जॉर्प्शन को। एक और गेंद आपके लिए, बड़ा आसान है, इस बार भी राफेल से धीरे नहीं चलना चाहिए गाड़ी। और यह है कि कौन सा आपका फेवर करता है आयरन के एब्जॉर्प्शन में। फेवर कौन करेगा, फेवर एस्कॉर्बिक एसिड, फाइटेट, टेनेट और ऑक्जेलेट, 4 ऑप्शन है, फेवर पूछा है, जवाब दे दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, ये हुई ना बात। ये फाइटेट, टेनेट और ऑक्जेलेट, एक पाया जाता है वीट में, एक पाया जाता है टी कॉफी के अंदर, और एक पाया जाता है आपका इसके अंदर टोमेटो के अंदर। तो ये जो भाई साहब है, ये तो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑरेंज जूस, क्या बात है, ए इज द करेक्ट वन, एग्जैक्टली। एंड एक मरीज है जो वीक है, डिस्निक है, जॉन्डिस है, बिलिरुबिन का लेवल जो है वो 2 से ज्यादा हो गया है, ब्लड वॉल्यूम, विच प्रॉब्लम आर दीज क्लिनिकल फाइंडिंग कंसिस्टेंट। थोड़ा सांस में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा पीला पीला हो गया, जॉन्डिस हो गया है, और बिलिरुबिन का लेवल जो है वो 2 से ज्यादा हो गया है, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपर बिलिरुबिनीमिया, हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो रहा है। और यहाँ पे सांस में दिक्कत हो रही है, पीलिया भी हो गया है। तो ये किसको इंडिकेट करते हैं, ये साइन क्या इंडिकेट करते हैं, हिमोलाइटिक एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया,
डिक्रीज रेट ऑफ रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन और लो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एरिथ्रोसाइट, विच इज द करेक्ट वन। अरे भाई साहब, जॉन्डिस भी हो गया है, बिलिरुबिन बढ़ गया है, सांस में दिक्कत है, तो आरबीसी टूट रही है, और आरबीसी के टूटने को क्या कहते हैं? हीमोलाइटिक एनीमिया। क्या बोलते हैं? कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग हुई यहाँ पे? इसको हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया है, आरबीसी के टूटने वाला एनीमिया हो गया। कौन सा हो गया है? आरबीसी के टूटने वाला एनीमिया। तो हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है? पर्निशियस एनीमिया क्या होता है? कैसे आरबीसी टूटती है, कैसे जॉन्डिस बनते हैं, ये सारी कहानियां पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर। तो आज के इस सेशन को देते हैं यहीं पे विराम। होप सो आप लोगों ने पूरा एंजॉय किया सेशन को, कुछ नया जरूर सीखा। हो रहा आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, और संघर्ष को पूरी दुनिया सलाम करती है। तो आज के सेशन को देते यहीं पे विराम। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में, वीडियो के खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें, और अपने आप को मजबूत इरादों के साथ में डटाए रखें। इसी तरीके के शानदार सेशन अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे डील करने वाले हैं, कुछ नया जरूर सीखेंगे, ये बात तय है। और संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं दोबारा एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।